नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, दो राज्यों में चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव, उसके अलावा कुछ राज्यों में उपचुनाव। झारखंड में पहले चरण के चुनाव में अब केवल 10 दिन बच गए हैं। आप जानते हैं कि 13 नवंबर को पहले दौर की वोटिंग होगी झारखंड में, और इस बार बीजेपी का मुकाबला पहले से मजबूत इंडिया गठबंधन से होने जा रहा है, यहां भी और उधर महाराष्ट्र में भी। लेकिन अगर झारखंड की बात करें तो वहां सीएम हेमंत सोरेन अब पहले से ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। आक्रामकता के साथ बीजेपी के आरोपों पर वो पलटवार कर रहे हैं और साथ ही बता रहे हैं कि झारखंड में आदिवासियों के हितों की रक्षा कैसे होगी। अब तो कल्पना सोरेन भी उनका साथ दे रही हैं, और कल्पना सोरेन को आप जानते हैं कि वो राजनीति में कदम रख चुकी हैं। अब तो वो एमएलए हैं और फिर से चुनावी मैदान में हैं, और इस प्रकार कल्पना सोरेन का भी पूरा साथ मिल रहा है हेमंत सोरेन को। उधर थोड़ा इससे बाहर निकलते हैं तो वायनाड पहुंचिए। प्रियंका गांधी की बात करूं तो प्रियंका गांधी भी पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं, जिसमें आज उनके प्रचार के लिए वायनाड से पूर्व सांसद राहुल गांधी पहुंचे हुए थे। राहुल गांधी ने आज कहा है कि अब तक प्रियंका गांधी मेरे लिए प्रचार करती थी, मेरी मां के लिए, यानी दोनों की माता सोनिया गांधी के लिए, पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी के लिए प्रचार करती रहीं, लेकिन अब उनके लिए मैं वोट मांगने आया हूं, यानी प्रियंका गांधी के लिए वोट मांगने आया हूं। राहुल गांधी ने वायनाड के लोगों से क्या कुछ कहा है ये आपको बताऊंगा, सुनाऊंगा, लेकिन इस समय एक और जरूरी सवाल सामने आ गया है दोस्तों, और वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं इसलिए क्योंकि ये सवाल जो है वो है कि जिस तरह चुनाव आयोग ने एक वाजिब सवाल उठाने पर कांग्रेस को फटकार लगाई और उसे राजनीति की मर्यादा याद दिलाई। याद कीजिए कि हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस ने 20 सीटों को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने कांग्रेस को ही फटकार लगाते हुए मर्यादा का पालन करने की नसीहत दे दी थी। क्या वही रवैया चुनाव आयोग भाजपा और उसके नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए अपनाएगा? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि झारखंड में असम के सीएम ने वोट मांगने के लिए खुलकर सांप्रदायिक नफरत का इजहार किया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि हम हारेगा ना तो ये पीताम्बर, नीलांबर, सिद्धू, कान्हू, बिरसा मुंडा की भूमि को इरफान अंसारी, आलमगीर आलम लूट लेगा। सुन लीजिए दोस्तों जरा संत वचन, जी हां संत वचन हिमंता बिस्वा शर्मा के, ये सुनिए आप पहले, और उसके बाद चर्चा, इसलिए क्योंकि कैसे बिगड़ते जा रहे हैं बीजेपी के बोल जो हैं और कैसे खुल रही है उनकी पोल, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। पहले सुनिए। हमेशा ये लुप्त हो जाएगा, हम हारेगा ना, ये पीताम्बर, नीलांबर, सिद्धू, कान्हू, भगवान बिरसा मुंडा का भूमि इरफान अंसारी, आलमगीर आलम लूट लेगा ये लोग। हमारा बेटियों को लूटा, हमारा जमीन को लूटा, हमारा सरकार को लूटा, हमारा अहंकार को लूटा। हमें आवाज उठाना है, हमें एक होना है। बीजेपी, आजसू, जनता दल, लोक जनता। तो लूटा किसको, किसने लूटा, ये हिमंता बिस्वा शर्मा बता रहे हैं। बिस्वा शर्मा लगातार इसी तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं, जिस पर इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग को उनके खिलाफ खत लिखकर कार्रवाई करने की मांग की है। इस खत में लिखा है इंडिया गठबंधन ने कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि वो लोग एक ही जगह पर वोट डालते हैं, लेकिन हमारा हिंदू आधा वोट इधर डालेगा, आधा उधर, और ये सरकार घुसपैठियों को बुलाती है क्योंकि विशेष समुदाय उनको वोट देता है। यह साफ मिसाल है कि आगामी विधानसभा चुनावों में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करने और हिंसा भड़काने के लिए उनके द्वारा किस तरह की जहरीली भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। यह बात यहां लिखी है, इंडिया गठबंधन की तरफ से लिखी गई है, और चिट्ठी में जो खुलकर जो बातें आई हैं बहुत महत्वपूर्ण। हिमंता बिस्वा शर्मा की यहां शिकायत की गई है, और यह शिकायत वाजिब है क्योंकि अभी उनकी जुबानी आप सुन रहे हैं, जो साफ साफ सांप्रदायिक भेदभाव और उसको दूरियां बढ़ाने की कोशिश, और ये साफ दिखाई दे रहा है। और ये कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं, बल्कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ असम का मुख्यमंत्री अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे आप? इंडिया गठबंधन ने कहा है कि अगर चुनाव आयोग ने उचित कार्रवाई नहीं की तो वो अदालत का रुख करेगी। यानी अब चुनाव आयोग की निष्पक्षता की परीक्षा है।
जिसमें वो खतरा उतरेगा या नहीं, ये देखना होगा। वैसे बीजेपी ने जिस तरह झारखंड में हिंदुत्व को धार देना शुरू किया है, उससे समझ आ रहा है कि उसे हेमंत सोरेन का मुकाबला करने में मुश्किल हो रही है। आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा के 150 साल होने पर 150 बिंदु शामिल किए गए हैं उस संकल्प पत्र में, या घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहिए। और अमित शाह ने आज इस घोषणा पत्र को जारी करते हुए ऐलान किया है कि बीजेपी सरकार यूसीसी लाएगी, लेकिन इससे आदिवासियों को बाहर रखेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि जमशेदपुर में भगवान बिरसा मुंडा, दुमका में सिद्धो कानू, पलामू में नीलांबर पीतांबर, जगन्नाथपुर में पोटो हो यानी पोटो सरदार, इनके अलावा राज्य में तेलंगा खड़िया और विनोद बिहारी महतो का स्मारक बनाने की घोषणा की गई है इसी संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो में। इसके अलावा पेपर लीक पर सजा, दिवाली और रक्षाबंधन पर मुफ्त गैस सिलेंडर, 5 साल में 5 लाख रोजगार, अग्निवीरों को नौकरी, ऐसे तमाम वादे बीजेपी ने किए हैं। इस घोषणा पत्र से जाहिर हो रहा है दोस्तों कि इसमें आदिवासियों को लुभाने की पूरी कोशिश बीजेपी ने की है। लेकिन जिस तरह यूसीसी का जिक्र अमित शाह ने किया, उसका जवाब हेमंत सोरेन ने दिया है। आइए जरा हेमंत सोरेन को सुनते हैं यूसीसी के मसले पर और बीजेपी के इस संकल्प पत्र पर झारखंड के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कभी एनआरसी लगाना, कभी यूसीसी लगाने की घोषणा करते हैं। हमने भी कहा है यहां यूसीसी एनआरसी का कोई बात नहीं होगा, यहां बात होगा तो सीएनटी, एसपीटी और पेशा कानून का बात होगा। कैसे देश को तोड़ो, कैसे देश को बांटो, कैसे समाज को बांटो, इनका यही कार्य योजना रहता है। तो सुन रहे थे आप यहां हेमंता विश्व शर्मा को। आपको बता दूं कि सीएनटी का फुल फॉर्म है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। यह एक्ट 1908 में बना था। जी हां, अंग्रेजों के जमाने में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, ये कानून, ये एक्ट साल 1908 में बना था। और एसपीटी का फुल फॉर्म होता है संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। यह एक्ट साल 1876 में आया था। अंग्रेजी राज में बने इन दोनों एक्ट का मकसद था कि इससे आदिवासियों और अन्य पिछड़ी जातियों की जमीनें संरक्षित और सुरक्षित होंगी। इस एक्ट में यह भी प्रावधान है कि संबंधित क्षेत्र में किसी आदिवासी की जमीन को कोई व्यवसायी अपने हित के लिए नहीं खरीद सकता है। हेमंत सोरेन बिल्कुल तीखे अंदाज में अब बीजेपी को जवाब दे रहे हैं। वहीं पर आज राहुल गांधी ने भी एक अलग अंदाज में प्रियंका गांधी के लिए वायनाड में वोट मांगे हैं। दोस्तों, क्या कुछ कहा है, आइए जरा अब झारखंड से वायनाड पहुंचते हैं। वायनाड में राहुल गांधी प्रियंका गांधी के लिए वोट मांग रहे थे, क्या कह रहे थे, सुनिए। I am lucky to have her as a sister. Now you are also lucky to have her as a sister. I am confident that you now have the best possible MP that you could get. This morning when we were coming here, she had a list. You give me that list? Here's the list. Where we will focus in the future. Where we will fight for Wayanad's demands. Where we will strengthen Wayanad's capabilities. And each one of these has many points underneath it. She's already started thinking about what she can do for you. She is going to be like your sister, like your mother, like your daughter. Sometimes I am a little more logical, but she is more emotional than me. So I am confident that you now have the best possible MP that you could get. She is not going to let go of any problem that you put in front of her. तो सुन रहे थे आप यहां राहुल गांधी को प्रियंका गांधी के बारे में, उनके गुणों के बारे में बता रहे हैं राहुल गांधी, और वायनाड के लोगों से वोट मांग रहे हैं, वोट की बात, और प्रियंका गांधी कैसी हैं और मैं कैसा हूं, ये इसका जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि मैं थोड़ा लॉजिकल हो जाता हूं लेकिन प्रियंका गांधी प्रैक्टिकल हैं। और इसके अलावा आपके काम को, आपकी बातों को ये इधर उधर जाने, यानी कि उसको इग्नोर नहीं करेंगी, उस पर वो ध्यान देंगी और आपके लिए काम करेंगी। प्रियंका गांधी ने शुरुआती समय से ही अपने एक बहुत ही कम उम्र से राजनीति के स्वाद को चखा है और चुनावी राजनीति में खुद कदम नहीं रखी, लेकिन अपने पिता के लिए, अपनी माता के लिए, अपने भाई के लिए एक नहीं बल्कि 5-5 बार चुनावी मैदान में कूदी, चुनाव प्रचार उन्होंने किया। लेकिन आज जब राहुल गांधी ये भाषण दे रहे थे तो उन्होंने वहां इन सब का भी जिक्र किया और साफ साफ बताया कि जो हम लोगों के लिए चुनावी मैदान में आकर वोट मांगता था उसके लिए
लिए आज मैं वोट मांग रहा हूं। ये छोटी मोटी बात नहीं, ये सारी बातें यहां पर राहुल गांधी कह रहे हैं। वायनाड में 2 दिनों तक राहुल गांधी वायनाड में रहेंगे। इसके बाद राहुल गांधी पहुंचेंगे तेलंगाना, जहां जाति आधारित जनगणना यानी सर्वे उसकी शुरुआत होगी। यानी तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और जाति आधारित जनगणना की शुरुआत वहां करने जा रहे हैं राहुल गांधी। और इधर हालांकि जाति जनगणना हो ना हो, लेकिन जनगणना की बात जरूर केंद्र सरकार कर रही है, जो 2025 में होना है। और इसकी चर्चा ऑलरेडी और इसको लेकर बातें मीडिया में आ चुकी हैं, आप लोग सुन चुके होंगे। तो एक तरफ वो, दूसरी तरफ 6 तारीख को महाराष्ट्र में राहुल गांधी भी रहेंगे और शरद पवार भी रहेंगे, उद्धव ठाकरे भी रहेंगे, ये तमाम नेता रहेंगे। महाविकास आघाड़ी का वहां घोषणा पत्र आएगा महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में भी बहुत कुछ चल रहा है, सियासी दांव पेच बहुत कुछ है। और आपको याद होगा दोस्तों कि महाराष्ट्र के डीजीपी को बदल दिया गया था, लेकिन यहां जब झारखंड में डीजीपी बदलने की मांग इंडिया गठबंधन ने की तो चुनाव आयोग ने बिल्कुल कुछ नहीं किया। तो झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह अलग अलग चीजें क्यों आ रही हैं, इन सबको समझने की जरूरत है। इन सब पर भी बात करेंगे। हेमंत सोरेन से लेकर इधर एकनाथ शिंदे तक की जो राजनीति है उसको भी समझेंगे। आइए जरा इन तमाम बातों को समझने से पहले आपको यह भी बता दूं कि चुनाव के कई रंग और नेताओं के नए अंदाज फिर से सियासी पर्दे पर नजर आ रहे हैं। और इसीलिए इस न्यूज पॉइंट में हम चर्चा करेंगे कि जनता इनमें से किस अंदाज को पसंद करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे नेताओं के बोल क्यों बिगड़ रहे हैं और इस बिगड़े हुए बोल को वहां की जनता कैसे लेती है, यानी उसको वोट में तब्दील कैसे करेंगे ये तमाम दल के नेता। और सबसे बड़ी बात कि इंडिया गठबंधन यहां से आगे क्या कुछ करने जा रहा है। इन तमाम मसलों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाता हूं। इस बीच आप ये तस्वीर देख रहे हैं, प्रियंका गांधी वायनाड के एक दुकान में पहुंची हैं और वहां इन सामानों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रही हैं। आइए जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों को। देखिए 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी हैं, जयशंकर गुप्त जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, संजय कुमार सिंह साहब हैं और राहुल लाल जी हैं। आप सभी का स्वागत इस्तकबाल है। आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, उनका भी इस कार्यक्रम में सीधे आना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी आपके पास, वायनाड से लेकर प्रेम कुमार जी झारखंड तक। पहले झारखंड की बात करते हैं। आज पिटारा खोल दिया है बीजेपी ने, लेकिन उससे ज्यादा पिटारा जो खुलता हुआ नजर आ रहा है हिमंता बिस्वा शर्मा का, उसका कुछ असर दिखाई देता क्या झारखंड में? बहुत खोल के बोल रहे हैं, मुल्ला क्यों चाहिए, यहां हिंदू को आधा हिंदू इधर वोट करेगा, आधा हिंदू उधर वोट करेगा, तो हमको कौन जिताएगा और इस राज्य का क्या होगा? हम तो इस राज्य का प्रगति चाहते हैं। ये सारी बातें कह रहे थे हिमंता बिस्वा शर्मा। क्या बट रहे हैं लोग क्या? ये पिटारा खोलते खोलते वो पूरी भाजपा की पोल खोलते हुए दिख रहे थे। देखिए कई जगहों से, कई तरीकों से यूसीसी की आवाज़ बुलंद की गई, लेकिन साथ साथ उसका जो कंट्रडिक्शन है वो भी बोलते गए कि आदिवासियों को हम यूसीसी से बाहर रखेंगे, प्रभावित होने नहीं देंगे। यूसीसी को स्टेट का सब्जेक्ट बना दिया, हर स्टेट में यूसीसी लागू होगा। तो काहे का यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड? ये तो राष्ट्रीय स्तर पर होता है। किसी भी देश में ऐसा थोड़े होता है कि एक देश में यूसीसी और दूसरे प्रदेश में यूसीसी नहीं। हर प्रदेश में अलग अलग यूसीसी होता है क्या? फिर काहे का यूसीसी? तो इसकी वो पोल खोलते हुए नजर आए। इसके बाद देखें तो विनोद बिहारी महतो जी का भी नाम उन्होंने लिया, जिसमें कि मूर्ति लगाने की बात है। तो ये विनोद बिहारी महतो कौन है? विनोद बिहारी महतो 25 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे, सीपीआई में रहे, पार्टी टूटी तो सीपीएम में गए। उसके बाद उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ में लाल हरा मैत्री एक कॉम्बिनेशन बनाया, शिबू सोरेन जी के साथ में झारखंड आंदोलन लंबा चलाया। तो लगता है कि बीजेपी को और उनको मुख्यमंत्री असम के हेमंत बिस्वा शर्मा को पता ही नहीं कि कौन है महतो जी, कौन, इनके बारे में उनको पता नहीं।
अगर पता होता तो ये तो आजकल अर्बन नक्सल खोज रहे हैं। तो विनोद बिहारी महतो तो खांटी कम्युनिस्ट थे। उनके कम्युनिस्ट होने में और एक जबरदस्त कम्युनिस्ट जिन्होंने कि आदिवासियों के बीच हरा मैत्री का नारा दिया, झारखंड आंदोलन की नींव रखी, उसको मजबूत बनाया, ऐसे कम्युनिस्ट थे। तो चलिए उनका कंट्रडिक्शन, तो वो तो वोट के लिए विनोद बिहारी महतो को याद कर रहे हैं, ये तो वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये भी कंट्रडिक्शन सामने आया कि कम्युनिस्ट को भी की भी मूर्ति ये लगा सकते हैं, चाहे जानबूझ के चाहे अनजाने में या वोट की खातिर, ये भी सामने आया। इसके बाद जो हेमंत बिस्वा शर्मा बोल रहे हैं वो वास्तव में जो कटोगे और बटोगे का नारा दिया गया, जिस बारे में बीजेपी के नेता चर्चा के दौरान जैसी सहूलियत के हिसाब से बोलने लगते हैं, कभी कहते हैं कि ये तो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए नारा दिया गया, उसके संदर्भ में दिया गया, कभी कहते हैं कि इसको पॉजिटिव अर्थ में आप लोग देखते नहीं हैं, ये तो एकता के लिए नारा है। उन सब का जो है वाजिब प्रदर्शन हेमंत बिस्वा शर्मा ने कर दिया है कि वो बटोगे तो कटोगे नारा है क्या, कि कौन सा कोई नाम उन्होंने कोई अंसारी तो कुछ और कुछ करके बताया है कि सब लूट ले जाएंगे अगर हिंदू बटेंगे। तो ये बटोगे कटोगे का भी नारा उन्होंने बता दिया है। अब ये है कि ये सब खुल करके हेमंत बिस्वा शर्मा करते हैं और मुख्यमंत्री रहते हुए करते हैं, तो ये अपराध ही नहीं महा अपराध है। और लेकिन इससे भी बड़ा अपराधी कौन है? इससे भी बड़ा अपराधी वो है जो इस चुनाव आचार संहिता का रक्षक है, संरक्षक है। चुनाव आचार संहिता को तोड़ने वाला तो अपराधी है, वो मुख्यमंत्री है तो महा अपराधी है, लेकिन उस पर खामोश रहने वाला जो इसका संरक्षक है चुनाव आयोग, ये डबल महा अपराधी है, क्योंकि एक्शन तो तुरंत होना चाहिए। हमें बातचीत करने का मौका मिलना नहीं चाहिए था कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसा क्यों बोला और वैसा क्यों बोला जी। चुनाव आयोग खामोश है, क्षण भर में उनकी अरेस्टिंग हो जानी चाहिए थी इस बात पर, लेकिन वो नहीं हो रही है। चुनाव आयोग को बार कर देना चाहिए था कि इस व्यक्ति को चुनाव प्रचार करने नहीं दिया जाएगा, कोई स्टार प्रचारक नहीं रहेगा। ये कम से कम ये फौरी कदम होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। तो हम हेमंत बिस्वा शर्मा तो गलत है, लेकिन जो सबसे बड़ा गलत है वो चुनाव आयोग है। और उसके बाद हमारे पास चारा नहीं रह जाता देश की जनता के पास कि क्या करें। कांग्रेस पार्टी को जाना हो तो वो तो सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन ये तो वोटरों को बांटा जा रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, और बांट करके वोट लेना हिंदू और मुसलमान में, ये भी भारतीय जनता पार्टी की पोल हेमंत बिस्वा शर्मा खोल रहे हैं। अब प्रश्न है कि झारखंड एक ऐसा प्रदेश जहां पर कि बीजेपी लंबे समय तक सत्ता में रही, और अब झारखंड के लोगों ने ठान लिया कि इनको सत्ता में नहीं रखना है, और उस हिसाब से एक राजनीतिक निर्णय लिया हुआ है। अब उसको बदलने के लिए जो बीजेपी कर रही है, प्रयत्न कर रही है, ये प्रयत्न नैतिक नहीं है, अनैतिक है। आदिवासी समाज को बांटा जा रहा है, गैर आदिवासी में बांटा जा रहा है। जब आप यूसीसी को आदिवासी पर नहीं लागू करेंगे, गैर आदिवासी पर लागू करेंगे, ये भी झारखंड को बांटने जैसी बात है। भाई यूसीसी का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है, तो पूरे देश के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे थे आप एक प्रदेश में भी लागू नहीं कर पा रहे हैं, वहां भी आप नागरिक में मतभेद कर रहे हैं, ये भी दिख रहा है। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के कॉन्सेप्ट में ही खोट है जी, राष्ट्रव्यापी कॉन्सेप्ट में खोट है, ये बात समझ में आ रही है। इसको झारखंड पर हम इससे थोड़ा सा अलग हटके वायनाड पर भी आना चाहते हैं। वायनाड में क्या है, एक से लेकर के 1, 2, 3 कहीं कोई स्पर्धा में नहीं है, वही प्रियंका गांधी स्पष्ट रूप से जीत रही है। तो वायनाड में क्यों जीत रही है? तो वायनाड में आप देखेंगे कि प्रियंका गांधी ऐसा नहीं कि दूसरी राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशियों को नीचा दिखा रही हैं, नाम लेके गलत बता रही हैं, आरोप लगा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रही। वो सिर्फ और सिर्फ ये बता रही कि मैं आपके लिए हूं, या राहुल गांधी बता रहे कि ये
आपकी सांसद होने वाली हैं, ये सांसद इतनी इमोशनल होंगी, ये इतनी इमोशनल हुए, दिन रात ये सोचती है कि कैसे हम वायनाड की जनता की सेवा करेंगे, कैसे मुद्दे पकड़ेंगे, कैसे उनकी समस्याओं को हल करेंगे, इस पर वो दिन रात सोचती रहती है। ये राहुल गांधी बता रहे हैं, और जाहिर बात है भाई बहन है तो उस हिसाब से बहन को अच्छी तरह से समझ रहे हैं और बता रहे हैं। प्रियंका गांधी भी जब अपने भाषण में बोलती हैं तो वो यही बोलती हैं कि जो रिश्ता मेरे भाई ने आपसे बनाया है, उस रिश्ते को हम आगे ले जाएंगे, उस रिश्ते को हम बढ़ाएंगे, मजबूत करेंगे, और संकट की घड़ी में जिस तरीके से वायनाड खड़ा रहा मेरे भाई के साथ, उस तरीके से हमारा भी जो है, हम भी अपना सर्वस्व वहां देने के लिए तैयार हैं। ये जो बात दोनों भाई बहन वहां बोल रहे हैं, एक ऑफिशियल एमपी, एक अनऑफिशियल एमपी जो होंगे, इस हिसाब से जो वो बात कर रहे हैं, ये दरअसल अपने रिश्ते के बारे में, अपनी मधुरता के बारे में, एक दूसरे के प्रति समर्पण के बारे में, कर्तव्य के बारे में, इन पर बात कर रहे हैं। राजनीतिक मुद्दे की भी बात हो रही है तो क्या हो रही है कि हम मेडिकल कॉलेज जो अधूरा था उसको हम बना करके देंगे, उसके लिए राहुल गांधी ने प्रयास किया, अब हम और प्रयास करेंगे। बेरोजगारी जो देश में आज उच्चतम स्तर पर है, उसकी हम तोड़ निकालेंगे। यहाँ पर्यटन की बहुत संभावना है, प्राकृतिक सौंदर्य है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। यानी सारी बातें रचनात्मक हो रही हैं, वहां कोई विध्वंसात्मक बात दोनों भाई बहन आप नहीं सुनेंगे कि किसी ने कही है। ये फर्क है वायनाड के चुनाव प्रचार में और झारखंड के चुनाव प्रचार में। ये बहुत बड़ा फर्क है, इसको समझना पड़ेगा कि एक रचनात्मक चुनाव प्रचार है और एक विध्वंसात्मक चुनाव प्रचार है जो झारखंड में बीजेपी कर रही है। एक बांटने वाला चुनाव प्रचार है और एक जोड़ने वाला चुनाव प्रचार है। इतना बड़ा फर्क है। वायनाड पूरे देश को आईना दिखा रहा है कि इलेक्शन कैंपेन होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए। एक आइडियल कैंपेन बनकर के वायनाड में कांग्रेस पार्टी ने उसको स्थापित किया है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जरा प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूँ। वायनाड और झारखंड की बात हो रही थी, और झारखंड में जो कुछ चल रहा है वो आप देख चुके हैं, और इधर वायनाड में एक आइडियल चुनाव और उसमें प्रचार, उसमें सब कुछ है, लॉजिक भी है, इमोशन भी है। और इधर देखिए तो झारखंड है जहां लॉजिक नहीं है और वहां सिर्फ और सिर्फ भड़काऊ और बिगड़े बोल हैं, भड़काऊ बयान हैं। और इससे क्या चुनाव आगे बढ़ते हुए, और जब आगे बढ़ता है, क्योंकि क्या ये माना जाए कि बीजेपी जो है वो अब अपने पुराने ढंग पे आ गई है। बीजेपी के नेता जिन हिसाब से, जिस अंदाज से चुनाव लड़ते आए हैं, उसी हिसाब से इस चुनाव को आगे बढ़ाएंगे। अब फेस्टिवल के दिन जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, दिवाली बीत चुकी है, भाई दूज का दिन आज चला गया। अब पूर्वांचल में छठ का त्यौहार होता है, इसके बाद त्योहारों का सीज़न समाप्त हो जाएगा। और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक त्यौहार है जो चुनाव का है, और 10 दिन बाद 13 तारीख को चुनाव, उसके बाद 20 तारीख को चुनाव, फिर 23 को रिजल्ट। लेकिन ये जो 2 दिन हैं, इन 2 दिनों के लिए जो मथापच्ची गहमा गहमी का आलम है, उसमें आपको लगता है क्या कि भाजपा उस पुराने रंग में, ढंग में आ गई है जहां ऐसे ही बिगड़े बोल को हम बहुत सुनेंगे? लेकिन क्या इसका असर अब जनता के ऊपर, वोटर्स के ऊपर पड़ता है? बीजेपी के पास वहां पे 5 पूर्व मुख्यमंत्री हैं झारखंड में, जिसमें से 4 आदिवासी, बाबूलाल अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा और अभी चश्मा बनवाने आए थे दिल्ली, चंपई सोरेन। ये 4 मुख्यमंत्री जो आदिवासी समाज से आते हैं, इनको आदिवासी की चिंता कम है। और हेमंत बिस्वा शर्मा, एक ब्राह्मण नेता को आप असम से लाए हुए हैं, वो आदिवासी हितों की बात कराने के लिए। मैं उनको ब्राह्मण नेता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनका बहुत बाद ट्वीट आया था, जो बाद में उन्होंने डिलीट किया। तो ट्वीट डिलीट करने की परंपरा के अंदर एक बड़ी मजेदार है, लेकिन इसलिए मैं उनको ब्राह्मण नेता कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने उसको उस ट्वीट के जरिए कुछ बताया था कि ब्राह्मण का धर्म क्या होता है और बाकी लोगों का धर्म क्या होता है। एनीवे,
तो हेमंत बिस्वा शर्मा आयातित वहां पे स्टार कैंपेनर हैं, इन सब को किनारे कर दिया गया है। आपके पास अगर इतनी लंबी फौज है आदिवासी नेताओं की, जिसमें कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं चार चार, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे बीजेपी कैंपेन में। कुछ तो ये एक मानसिकता दर्शाता है कि हम बातें करेंगे, सत्ता हम ब्राह्मण को ही देंगे, चुनाव जीतेंगे मुख्यमंत्री रघुवर दास बनेंगे, आदिवासी का नाम लेके चुनाव जीतेंगे मुख्यमंत्री रघुवर दास बनेंगे। ये बीजेपी की वो है स्ट्रेटजी कि बातें करो आदिवासियों की, उनके बीच में फूट डालो, सामाजिक विभेद कराओ, चुनाव जीतो, जैसे भी चुनाव जीतना। उनको अगर ये लग जाए कि चुनाव जीतने के लिए अगर हमको मुफ्त में एलपीजी गैस देनी पड़े तो मुफ्त का वादा भी कर देंगे, वो दे भले ही ना बाद में। जी अभी जम्मू कश्मीर में ईद और मुहर्रम में एलपीजी सिलेंडर दिए जा रहे थे, अब रक्षाबंधन में दिए जा रहे हैं। जरा कोई पूछे कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और दूसरे बीजेपी के शासक राजस्थान में, वहां तो ईद मुहर्रम दिवाली रक्षाबंधन सब आता है, वहां कितने सिलेंडर मिल रहे हैं भाई बीजेपी को, वहां के लोगों को जिन्होंने आपकी सरकारें बनाई हैं। देखिए, बाहर के नेता की लिमिटेड अपील होती है। अभी कांग्रेस अगर चाहे कि जो बड़ी बहुमत से जीत कर आए हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री, उनको महाराष्ट्र में लगा दे फुल टाइम, तो उनका वो इम्पैक्ट नहीं होगा जो उनका कर्नाटक में इम्पैक्ट है। जी हिमाचल के मुख्यमंत्री को लगा दे, चुनाव जीत कर आए अपना, उनको झारखंड में लगा दे, तो क्या वो इम्पैक्ट होगा? तो ये एक बीजेपी की स्ट्रेटजी है, और बीजेपी इसको इलेक्शन के बाद हम लोग इसकी एनालिसिस करेंगे कि हेमंत बिस्वा शर्मा स्टार कैंपेनर के तौर पे बीजेपी के लिए क्या कर पाए। दूसरी बात, आपने एक अफसर की चर्चा की है, रश्मि शुक्ला डीजीपी। झारखंड में भी डीजीपी को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि झारखंड के डीजीपी के बारे में ये फीडबैक मिला इलेक्शन कमीशन को कि वो हेमंत सोरेन के करीबी माने जाते हैं। जी हालांकि हेमंत सोरेन ही उनकी पहले भी शिकायत कर चुके हैं इसी डीजीपी की, लेकिन उनको हटा दिया गया और रश्मि शुक्ला को डीजीपी बना दिया गया। बहुत चर्चित अधिकारी हैं रश्मि शुक्ला, फडणवीस की करीबी मानी जाती हैं। विपक्ष के नेताओं के टेलीफोन टैप करने का आरोप है इनके ऊपर। एफआईआर तक हुई थी जो बाद में विड्रॉ हो गई, सीबीआई को जांच दी गई, सीबीआई ने क्लोजर कर दिया, कुछ हाई कोर्ट से विड्रॉ हो गई। लेकिन ये चर्चित अधिकारी हैं और ये बहुत साफ तौर पे फडणवीस की या बीजेपी के कैंप की मानी जाती है। ये बड़ा अफसोसनाक बात है राजीव जी कि अधिकारी भी अब पार्टी लाइन में बटे हुए हैं। संविधान की शपथ खा के ये लोग अपनी सर्विस में आते हैं, लेकिन बटे हुए पार्टी लाइन। अब इलेक्शन कमीशन ने इनको अपॉइंट किया है। निश्चित तौर पे फडणवीस, जाहिर तौर पे फडणवीस साहब की सिफारिश पे किया होगा। बीजेपी का कोई जूनियर नेता भी कहते हैं कि चुनाव टालने हरियाणा में तो तारीखें बढ़ जाती हैं। तो ये रश्मि शुक्ला वहाँ पे एक खास मकसद से वहाँ पे लगाई गई हैं और हम लोग देखेंगे कि उनका अपोजिशन को बहुत अलर्ट रहना होगा, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है वो इनके नीचे जब काम करेगी तो एक कमिटेड ब्यूरोक्रेसी होगी और वो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी पार्टी लाइन की ब्यूरोक्रेसी होगी। वो कितना निष्पक्ष रह पाएगी, उतना ही निष्पक्ष रह पाएगी जितना निष्पक्ष हमारा चुनाव आयोग है जी। तो एक तो ये बहुत अपोजिशन को अलर्ट रहने की बात है। दूसरे की जो महाराष्ट्र का इक्वेशन अभी बन रहा है वो, जैसे कि मान लीजिए कि विदर्भ की अगर मैं चर्चा करूं तो विदर्भ में
या ओवरऑल महाराष्ट्र में बीजेपी पूरे जो बीजेपी को 103 सीटें थी पिछले विधानसभा में, लोकसभा के असेंबली सेगमेंट में 83 सीटें आई, 20 सीटें कम हुई हैं। विदर्भ में कांग्रेस को 4 सीटें आई, जिसमें कि 3 सीटें उसने बीजेपी से ली हैं लोकसभा की जी। जहां पे मुख्य मुकाबला विदर्भ में कांग्रेस और बीजेपी का होने जा रहा है। तो बहुत कुछ लोकसभा के इलेक्शन एक रुझान दिखा रहे हैं, लेकिन अपोजिशन को मेहनत करनी होगी, जाना होगा। ये बात देखते हुए कि कॉरपोरेट अभी भी मोदी जी के साथ है, कॉरपोरेट कैपिटल है मुंबई, कॉरपोरेट चाहेगा कि वहां पर बीजेपी की सरकार रहे और बीजेपी का मुख्यमंत्री भी रहे। अब ये सोचना है महायुति के बाकी नेताओं को, क्योंकि राज ठाकरे जी ने तो अनाउंस कर दिया कि फडणवीस अगले मुख्यमंत्री होंगे जी। अब एकनाथ शिंदे को ये तय करना है कि उनका नाता कैसा होगा। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में अभी बहुत पेच बाकी हैं। अजीत पवार क्या करेंगे? अजीत पवार खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये सारे अभी जो है महाराष्ट्र के चुनाव में चीजें उभर कर आ रही हैं, जिसमें कि एक एज दिखाई दे रहा है महाविकास अघाड़ी की तरफ। लेकिन उसको कन्वर्ट करने के लिए, जो लोकसभा में नतीजे आए तो उसको कन्वर्ट करने के लिए लोगों के बीच जाना होगा, मेहनत करनी होगी, तभी वो एज बरकरार रहेगी। एज बरकरार रहेगी तो सरकार उनकी बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। एज बरकरार रहेगा तभी सरकार बनेगी। और महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार में आने के लिए वहाँ जो कुछ करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, मेहनत कर रही है ये पार्टियां। और दूसरी तरफ झारखंड है, जहाँ पर सत्ता पर काबिज है अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा, इंडिया गठबंधन कह लें, और वो फिर से आए उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर बीजेपी के नेता जिस प्रकार बिगड़े बोल के साथ दिखाई दे रहे हैं, उसका क्या असर पड़ेगा? क्या झारखंड में हिमंता विश्व शर्मा जो बातें कर रहे हैं उसका असर महाराष्ट्र या दूसरे चुनावों पर भी पड़ते हुए हम देखेंगे? एक तरफ हिमंता विश्व शर्मा, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ। आज योगी आदित्यनाथ की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई है, और हो सकता है कि इससे कुछ और रणनीति गतिविधियां बन रही हों। बटेंगे कटेंगे की बात कर रहे थे, लेकिन यहां इन दोनों और कई ऐसे नेता हैं जो ऐसी बातें करते हैं। और क्या इससे चुनाव प्रभावित होता है? क्या इससे वोटर्स प्रभावित होते हैं? जरा आना चाहता हूं जयशंकर जी आपके पास। कैसे देखते हैं, क्या सचमुच वोटर्स प्रभावित होते हैं ऐसे बोल से? राजीव जी, लोकसभा का चुनाव जो संकेत देता है उससे तो लगता है कि नहीं, मतदाता इससे खास प्रभावित नहीं होता है। और दूसरी बात यह कि मतदाता इस तरह की बातों से अब ऊब सा गया है। लगातार 2014 से यही बातें तो हो रही हैं, सांप्रदायिकता की बातें, सांप्रदायिकता का जहर कैसे घोला जाए, कैसे नफरत के आधार पर समाज को बांटा जाए, यही राजनीति चल रही है। तो लोगों के दिमाग में बात जरूर बार बार आती है कि भाई ठीक है, यही तो आप कर रहे हैं, इसी में हमने आपको 2014 जिता दिया, इसी में हमने 2019 जिता दिया, बहुत सारी विधानसभाएं जिता दी, लेकिन आपने किया क्या? आज बटेंगे तो कटेंगे, भाई इसका मतलब कि अभी बटे नहीं है ना जी। आज आप बताइए कि इस समाज में जिसको आप जोड़ने की बात कर रहे हैं उसमें दलित की हैसियत क्या है? आए दिन खबरें आती हैं कि किसी के चेहरे पे पेशाब कर दिया, किसी को बांध करके मार रहे हैं, कहीं किसी से थूक चटवा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो उस समय वो हिंदू नहीं रहता है, आदिवासी उस समय हिंदू नहीं रहता जब आप उसकी जमीन फर्जी तरीके से दखल कर लेते हैं। जर जमीन जोरू जितना कुछ होता है, हर चीज पे आप काबिज होने की कोशिश करते हैं। उस समय वो आपका हिंदू समाज का हिस्सा नहीं होता है, वो बटा नहीं होता है। तो मतलब कमाल चीजें हैं। जब मुश्किल क्या है कि जब भी पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक एकजुट होने की कोशिश करते हैं, आरएसएस को टीस पहुंच जाती है। आरएसएस को लगता है कि अरे बाप रे बाप, ये सब एकजुट हो जाएंगे तो फिर हमारा जो चितपावन ब्राह्मणों वाला पेशवाई राज कायम करने का सपना है वो कैसे पूरा होगा। और इसी तरह से यही खेल हो रहा है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने किया। अब संविधान बदलने वाली बात तो चलते चलते खत्म हो गई, फिस हो गया, लोगों ने
समझा दिया कि भाई साहब कम से कम उत्तर प्रदेश में इस तरह की भाषा मत बोलना, तुम संविधान अगर बदलोगे तुमको बदल देंगे, हैसियत पर लाकर रख दिया। लेकिन अब उसके बाद क्या और हो सकता है? मतलब आप सोचिए कि जिस ढंग की बातें हुई हैं लोकसभा के चुनाव में या अभी अब हो रही हैं, इसके आगे वाले दिन कैसे कितने खतरनाक होंगे, कितनी सांप्रदायिकता जोर पकड़ के आएगी, सामने आएगी। इसका उदाहरण आज हेमंत बिस्व शर्मा का भाषण है। जिस ढंग की बातें बोल रहा है, इसमें एक चीज मैं कहूंगा राजीव जी कि भारतीय जनता पार्टी ने या आरएसएस ने एक सुनियोजित रणनीति बनाई है कि कांग्रेस परिवार को कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ गाली जितनी भयानक से भयानक देनी हो या सांप्रदायिकता का जहर जितना अधिक फैलाना हो, सारा काम जो पूर्व कांग्रेसी हैं, जो कांग्रेस में रह चुके हैं, कांग्रेस के जो पलटी मार हैं, जो आज भाजपा की शोभा बढ़ा रहे हैं, उनके जरिए करवाना है। आप देखिए जितने प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सब पूर्व कांग्रेसी, लगभग सारे, एक दो को छोड़ दीजिए तो लगभग सारे। और जितनी मिर्च वो बोलते हैं, उनकी तीखी जबान होती है, जितनी सांप्रदायिक बातें करते हैं, उसी तरह से ये हेमंत बिस्व शर्मा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शर्म नहीं आती है कि जिस आदमी को आप दुनिया का सबसे, विश्व का सबसे भ्रष्ट राजनीतिज्ञ है वो हेमंत बिस्व शर्मा है, उसको आपने मुख्यमंत्री बना दिया, उसको आप घुमा करके भाषण करा रहे हैं। ये जाहिल आदमी है, गंवार आदमी है, इसको कुछ पता भी नहीं, झारखंड के बारे में कुछ भी इसको मालूम नहीं है। ये बोल रहा है कि अगर हम हार जाएंगे, अरे भाई तुम जीते कहां हो? वहां तो पहले से झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार है। तो वहां जब कांग्रेस की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, आरजेडी गठबंधन की सरकार है, तो किस सिद्धू कानू और किस पीताम्बर दास और किस नीलाम्बर दास की जमीन किसने छीन लिया, क्या किया? तुमको कुछ हिस्ट्री का पता नहीं है, कुछ भूगोल का पता नहीं है, कुछ सामाजिक संरचना का पता नहीं है, अल्ल बल आकर के बोल रहे हो। इसके दिमाग में घुस गया होगा कि शायद अगर खुदा न खास्ता मोदी जी हटते हैं, विश्राम करने जाते हैं और अमित शाह जी आते हैं तो हम अमित शाह की जगह ले लेंगे। इसके दिमाग में ये बातें चल रही हैं। इसको पोस्टर बना करके घुमा रहे हैं सब देश भर में, जा करके सांप्रदायिकता की बातें करेगा, जहर उगलने की बात करेगा। इसको कुछ पता नहीं है। इस तरह की बातें, मतलब सबसे दुर्भाग्यपूर्ण क्या है राजीव जी, चुनाव आयोग कभी इस पर ध्यान नहीं देता है। मतलब ये इससे बड़ा और क्या हो सकता है? पूरी तरह से आप सांप्रदायिकता के आधार पे, धर्म के आधार पे आप वोट मांग रहे हैं। लेकिन मुश्किल क्या है ना कि एक बार गांव में कहते हैं लोग कि कोई बच्चा सड़क पे पेशाब कर रहा था तो लोगों ने कहा कि अरे इसकी शिकायत करो चल के। तो जाके उसके घर गए तो देखा कि एक आदमी छत पर से पेशाब कर रहा है। तो बताइए कौन है? तो कहा वो लड़के का बाप है। तो भाई जब इस देश का प्रधानमंत्री अगर चुनाव में कहता है कि अगर ये आएंगे तो राम मंदिर पे बाबरी का ताला लगा देंगे, अगर ये आएंगे तो आपका मंगलसूत्र छीन करके उन लोगों को दे देंगे जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, उसमें और हेमंत बिस्व शर्मा के भाषण में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि वो कह रहे थे कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को दे देंगे, ये कह रहा है कि जो अंसारी, आलम, फलाना ढिकाना नाम लेकर के बता रहा है। अब नाम लेकर के अगर इस तरह की बात कोई करे, राजनीति के चुनाव में बात करे और उस पर चुनाव आयोग आंख मूंद करके बैठा रहे, तो फिर सब बंद कर देना चाहिए। चुनाव कराना ठीक है, मान लो एक आदमी आ गया, एक सरकार आ गई, वही लोग चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे, हारते रहे, क्या जरूरत है? चुनाव आयोग की भी क्या जरूरत है? न्यायपालिका की भी क्या जरूरत है? कोई इस पर कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। अब इसके आगे के जो भाषण होंगे वो आप सोचिए कि क्या किस लेवल के हो सकते हैं। लेकिन ऐसा भी प्रशांत बता रहे थे, झारखंड में इनके पास 5-5 मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। जब कभी होता हरियाणा में पूछते हैं भाजपा कि कांग्रेस का चेहरा कौन है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? देखो हमारा तो वो सैनी जी है। झारखंड में बीजेपी का चेहरा कौन है? बाबूलाल मरांडी हैं, रघुवर दास है जो अपनी बहू को चुनाव लड़ा रहे हैं, अर्जुन मुंडा है जो अपनी बीबी को चुनाव लड़ा रहे हैं, चंपई सोरेन है जो खुद लड़ रहे हैं, अपने बेटे को चुनाव लड़ा रहे हैं, मधु कोड़ा है जो हेमंत बिस्व शर्मा और मधु कोड़ा लगभग एक ही सिक्के के दो पहलू। दुनिया के सबसे भ्रष्ट नेता अगर हेमंत बिस्व शर्मा है तो झारखंड में सबसे भ्रष्ट नेता मधु कोड़ा, जिनको भाजपा के लोग कहते थे, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये भाजपा के लोग कहते थे कि सबसे भ्रष्ट नेता कौन है तो मधु कोड़ा है। तो मधु कोड़ा को भी उम्मीद लगाई हुई है कि भाई अगर कुछ इस तरह का मामला बनता है, खरीद फरोख्त करने की बात होती है, तो अभी बहुत पैसा रखा हुआ है, कुछ तो पकड़ा गया, कुछ जेल में रहे, इतने साल रहे, सब कुछ किया,
लेकिन कुछ तो है, तो खरीद फरोख्त के जरिए हम हो जाएंगे, तो हमारी पत्नी लड़ेगी तो उसको ये कर इस्तीफा दे करके हम चुनाव लड़ जाएंगे। सारी रणनीति यही है। तो दूसरी तरफ है कि जो इंडिया अलायंस है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, आरजेडी है, कांग्रेस है, उसकी तरफ से हेमंत सोरेन क्लियर है, साफ है कि भाई अगर सरकार बनेगी बहुमत आएगा। हालांकि अभी जो समीकरण दिखाई दे रहे हैं, जो सिनारियो दिख रहा है, उसमें कोई इफ एंड बट की बात नहीं नजर आ रही है। लेकिन अगर चुनाव आयोग उसी तरह से काम करने लगा जैसे डीजीपी के ट्रांसफर को लेकर के है, या हेमंत बिश्व शर्मा के भाषण की अनदेखी करने वाली बात है, तो फिर तो इसका रिजल्ट कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि झारखंड हरियाणा नहीं है। झारखंड का आदिवासी तीर कमान लेकर सड़कों पे आ सकता है। अगर आप कुछ भी करेंगे काम, लूटने की बात कर रहे हैं कि कौन लूट लेगा, कौन करेगा, भाई झारखंड के आदिवासियों को किसने लूटा है? दिक्कु सभ्यता को कौन लेके गया वहां पर? ये सारे भाजपा ही लोग हैं, भाजपा ही है। जो कानून की बात कर रहे थे, हेमंत सोरेन कह रहे थे, ये सारा उसका फायदा लेकर के ये सब लोगों ने किया है। जितनी जमीन पता लगा कि दिल्ली से मालूम हो गया, पटना से मालूम हो गया, रांची से मालूम हो गया कि कौन सा प्रोजेक्ट किस इलाके में जा रहा है, उस इलाके में जाकर के आदिवासियों को पोटा, शराब पिलाई, उनको खुश किया, जमीन लिखवा लिया, और बाद में वो जमीन पता लगा करोड़ों अरबों रुपए की हो गई। तो ये सारा काम तो इन लोगों ने कराया, भाजपा के लोगों ने कराया है। तो लूटा तुमने है, लुटेरे तुम्हारे पास है, भ्रष्टतम मुख्यमंत्री तुम्हारे पास है, वो पूर्व मुख्यमंत्री है, और बात कर रहे हो कि वो लूट ले जाएंगे तो वो दे देंगे, और सिद्धू कानू का क्या होगा, उनका क्या होगा। अरे भैया तुमको कुछ मालूम है सिद्धू कानू कौन थे? इसलिए राजीव जी देखिए, चुनाव जैसे आप बता रहे थे, प्रेम भी कह रहे थे, वो बहुत सही बात है कि एक तरफ वायनाड का चुनाव जो है, राहुल गांधी बता रहे हैं कि हमने क्या क्या काम किया, प्रियंका जीतेंगी तो क्या क्या काम करेंगी, जो लोकल कनेक्ट बनाने की बात है। उसी तरह से भाजपा का अगर कहती कि भाई देखो, जब अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे, जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, जब बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे, जब मधु कोड़ा मुख्यमंत्री थे, तो हमने ये काम किया था, अभी कुछ काम बाकी है, हम अगली बार आएंगे तो हम ये काम करेंगे जी। या हेमंत सोरेन ने ये गलत काम किया था, वो गलत काम हम नहीं दोहराएंगे, हम उसको हटा करके नए काम ये काम करेंगे, उसकी लिस्ट आप गिनाते। लेकिन जिस तरह का सांप्रदायिक भाषण आप दे रहे हैं, चुनावी सभाओं में बात कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि बौखलाहट आपकी बढ़ गई है, ज्यादा बढ़ गई है, बौखलाहट बढ़ गई है। हो सकता है कि अंदर खाने कुछ इंतजाम भी कर रहे हो, क्योंकि इस तरह की बौखलाहट हम लोग हरियाणा में भी देख रहे थे, लेकिन वहां तो नतीजा पलट गया। तो इनकी कोशिश तो यही है। दूसरी तरफ वही जैसे महाराष्ट्र वाली बात है, महाराष्ट्र में भी यही है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, लोग कह रहे हैं भाई उनका अलायंस जो है एनडीए का अलायंस रहेगा, महायुति रहेगी, वो बनेगा। दूसरी तरफ अब राज ठाकरे से कहलवा रहे हैं कि नहीं, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। तो ये बीजेपी के लोग खुद ही कह दे रहे हैं कि साहब जो सबसे अधिक जीत के लाएगा विधायक, उसी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। भाई आप लड़ेंगे 148 सीटों पे, और ये लड़ेंगे 80-85 सीटों पे, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा सीटें तो बीजेपी के पास आएंगी, ज्यादा लड़ेगा उसी के पास आएंगी। तो फिर कैसे, तो इसका मतलब कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आप घोषणा कर दीजिए ना, एनडीए के तरफ से घोषणा कर दीजिए कि सत्ता में आएंगे हम लोग, दोबारा आएंगे सत्ता में, तो एकनाथ शिंदे नहीं, अजीत पवार नहीं, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि वो बेचारे तो मुख्यमंत्री थे ही, मुख्यमंत्री से डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए। अगली बार अगर कुछ और मंत्री हाँ डिमोशन हो गया तो डिमोशन के तो आदि हैं वो, इसलिए उनकी कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बीजेपी के जो अंडर खाने की नहीं, बल्कि अब तो खुल करके, क्योंकि ओपनली उनके लोगों ने कहा कि साहब जिसके पास ज्यादा विधायक जीत करके आएंगे उसी का मुख्यमंत्री होगा, तो बाकी तो कुछ बचा नहीं। लेकिन इसी को आप आधिकारिक रूप से कह दीजिए ना कि भाजपा जीतेगी, एनडीए जीतेगा तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, कहने में क्या है। लेकिन अच्छा वहां पर भी वही है, डीजीपी वाला खेल तो किया ही किया। तो सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग जो है, ऐसा चुनाव आयोग, तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने भी पढ़ाई लिखाई की है, चुनाव को भी देखा है, समझा है। 1952 से लेकर के इतना गैर जिम्मेदार, इतना पक्षपाती चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त कभी देखा नहीं है भारत के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में नहीं देखा जितना ये आदमी राजीव कुमार है। और जो खुलेआम जिस तरह से मजाक उड़ाते हैं, भाई सवाल कोई पूछता है, कोई बात करता है, अपोजिशन का काम है वो अपना सवाल पूछेगा, अपने शिकायतें करेगा, उन शिकायतों का निराकरण करो, लेकिन उसको इस तरह से वो मजाक उड़ा करके जैसे किसी पर ही करना है, आपको ये अधिकार नहीं मिला है। आपको अधिकार मिला है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराएं, ये काम है चुनाव आयोग का। जी
अगर सही मायने में चुनाव आयोग तटस्थ और निष्पक्ष होता तो हेमंत बिश्व शर्मा को तुरंत स्नब करता, उनको तुरंत नोटिस जारी करता, कहता कि भाई साहब इस तरह के भाषण चुनावी सभाओं में नहीं दिए जा सकते, इसकी इजाजत नहीं मिलेगी। लेकिन अभी तक तो खामोश है, चुपचाप बैठा हुआ है। अब इंडिया अलायंस के लोगों ने शिकायत की होगी, उस शिकायत पे क्या होगा देख, हाँ की है, शिकायत की है, तो अब 1-2 दिन में देखने वाली बात है। लेकिन वही है कि इस सारी चीजों के बावजूद महाराष्ट्र में भी जैसे है ना, वो फिल्म में कौन आई थी, दीवार या क्या थी ना, कि मेरे पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, क्या है, तुम्हारे पास क्या है? तो इंडिया अलायंस के पास शरद पवार है। अब शरद पवार जैसा आदमी के रहते हुए थोड़ी तकलीफ तो जरूर भाजपा और एनडीए के लोगों को होगी, जरूर कुछ न कुछ सारे ताल तिकड़म करेंगे, राजीव कुमार की पूरी मदद लेंगे। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है ऐसा है कि शरद पवार जो है इस तरह के सारी ताल तिकड़मों का काट जानते हैं, और वो अगर ढंग से लग जाएंगे तो मुझे लगता नहीं है कि एनडीए वहां पे सरकार बना पाएगी। हालांकि ये बात सही है कि जिस ढंग से बिजनेस इंटरेस्ट महाराष्ट्र में इन्वॉल्व है, जिस तरह के बिजनेस इंटरेस्ट झारखंड में इन्वॉल्व हैं, उसको देखते हुए कतई ये लोग नहीं चाहेंगे, अडानी अंबानी कतई नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे किसी और की सरकार बने जो मोदी जी की आलोचना करने वाली हो, या जो मोदी जी जिसको नहीं चाहते हो ऐसी कोई सरकार बने। लेकिन अगर सब कुछ इनके ही करने से हो जाता तो ये 240 पे तो सिमट नहीं जाते। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल यही है मुख्य रूप से राजीव जी। और जी, मुझे नहीं लगता कि कटेंगे बटेंगे वाली राजनीति जो है बहुत लंबी चलने वाली है। हालांकि थोड़ी उसमें कुछ उच्छृंखलता बढ़ेगी, कुछ दंगे फसाद करने की कोशिश की जाएगी, उसी पे थोड़ा भड़काने की बात की जाएगी, और अगर सामने वाला भड़क गया तो कुछ दंगे फसाद हो जाएंगे ताकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का इनको मौका मिले। हालांकि अभी तक का इतिहास यही रहा। देखिए, लोकसभा चुनाव की बात भी मैं कर रहा था कि इनके सारे भड़काऊ भाषणों के बावजूद सामने वाला उत्तेजित नहीं हुआ, आक्रामक नहीं हुआ, सहता गया, अभी भी सह रहा है, अभी भी बर्दाश्त कर रहा है, और ये लोग अपना काम कर रहे हैं। तो इस तरह से लेकिन आम आदमी पर असर जरूर पड़ रहा है कि भाई कहां बटेंगे, कहां कटेंगे, कौन काट रहा है, कौन बट रहा है। अब बिना बटे कटे तो आप रोज काट रहे हैं दलितों को, रोज आदिवासियों को, रोज पिछड़ों की हत्या आप करवा रहे हैं, जी जी, रोज महिलाओं बच्चियों के साथ बलात्कार आप कर रहे हैं। उसमें आप नहीं देख रहे हैं कि कौन हिंदू है, कौन ये है। सारे के सारे हिंदू ही है। दलित है तो हिंदू है कि नहीं है, ओबीसी है तो हिंदू है कि नहीं है, आदिवासी है तो हिंदू है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें खुद आप बांट रहे हैं, खुद आप मनुवादी संहिता की बात, मनु संहिता की बात आप कर रहे हैं, मनु संस्कृति की बात कर रहे हैं आप, और उसके आधार पर समाज को बांटने की कोशिश आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि साहब ये हिंदू में ब्राह्मण है तो क्षत्रिय है तो वैश्य है तो दलित है तो क्या है। ये सारे बंटवारे तो किसने किया? आपने किए हैं। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि बंटोगे तो कटोगे। अरे तुमने बांट के रखा है यार। तुम किसी को हिंदू मानते ही नहीं, जब मंदिर में जाता है तुम उसको हिंदू नहीं मानते हो। अगर मूछ रख लिया तो तुम कहते हो कि तुम्हारा अधिकार नहीं है। अगर मुख्यमंत्री निवास में चला जाता है, मुख्यमंत्री रह जाता है कोई आदमी, तो तुम गंगा जल से धुलवाते हो। कौन बांट रहा है? तुम बांट रहे हो। कौन बांट रहा है? अखिलेश यादव जो मैनपुरी टावा के इलाके में मंदिर में गए, उस मंदिर को धुलवाया। तुमने क्यों धुलवाया भाई? उस समय नहीं नजर आया कि मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री से बड़ा और क्या हो सकता है उत्तर प्रदेश में, राज्य में। उस समय तुमको लगा नहीं कि अहीर आदमी है, ओबीसी है, पिछड़ा है, इसलिए उसको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है। तो कौन बांट रहा है? इन सारे सवालों का लोगों को जवाब तो चाहिए, और इसको बीजेपी के लोगों को देना पड़ेगा अगर लोग थोड़ा उलझन से। हालांकि लोग पूछने लगे हैं जी। अब अयोध्या में बताइए, जो दिवाली मनाई गई सरकारी पैसे से मनाई गई ना, उसमें वहां के सांसद को बुलाया नहीं गया। क्या वहां को जनप्रतिनिधि नहीं है? तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें मत रही हैं। जो सदियों से जो सोया हुआ समाज है, दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी समाज है, वो अब जग रहा है। और उसको लग रहा है कि जब हम एकजुट हो रहे हैं तो हमारी एकजुटता को तोड़ने के लिए ये बटोगे कटोगे तमाम तरह की बातें करके उलझा रहे हैं। सब हमारे इश्यूज को सामने नहीं आने दे रहे हैं, हमारे हितों के विरोध में काम करते हैं। और इसका जवाब चुनाव में देंगे, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी देंगे, झारखंड और महाराष्ट्र में भी देंगे, वायनाड तो है ही है क्लियर। जी राजीव जी। जी, उत्तर प्रदेश और झारखंड, बहुत उत्तर प्रदेश के उपचुनाव, झारखंड का पूरा विधानसभा चुनाव और साथ साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव। महाराष्ट्र और झारखंड की बात करें तो इन दोनों जगहों पे क्या राजनीति चल रही है और इस राजनीति के मायने क्या हैं? चुनाव आयोग, बीजेपी और कॉरपोरेट्स, ये तीनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर ये तीनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर उनके सामने जो इंडिया गठबंधन या महाविकास अघाड़ी है वो कहाँ है, ये समझने की ज़रूरत है। लेकिन धरातल पे
यानी जब आप ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के वोट से और इन सब की बात करते हैं, तो वहाँ पर कुछ और दिखाई देता है और वहाँ लोगों के अपने विचार नज़र आते हैं। जो अभी हम लोग कुछ दिनों पहले झारखंड में जब थे 3 दिनों के लिए, तो वहाँ हम लोग उन चीज़ों को देख रहे थे। हमारे तमाम साथी जो झारखंड में हैं और वहाँ से या महाराष्ट्र में हैं, जो वहाँ से अपनी रिपोर्ट्स दे रहे हैं, उससे भी समझ में आ रहा है कि परिस्थितियाँ वहाँ ज़मीनी हकीकत जो है वो कुछ और है, और लेकिन यहाँ बताने की ज़रूरत कुछ और है। और लेकिन इन सब के बीच कटोगे बटोगे के नारा हो, या चाहे वहाँ पे ऐसे बिगड़े बोल हों, ऐसी भाषा जिसका इस्तेमाल हिमंता विश्व शर्मा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब कल से झारखंड में कूदने जा रहे हैं। कल पहली रैली है झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और हम लोगों को इंतजार रहेगा कि कल प्रधानमंत्री क्या भाषण देते हैं। बहुत दिलचस्प होगा उनका भाषण भी सुनना, क्योंकि अभी जो एग्जाम्पल दे रहे थे कि एक बच्चा जो है वो सड़क के किनारे पेशाब कर रहा है और उसके पिताजी छत के ऊपर से कर रहे हैं, तो उससे समझ में आता है कि कौन कितना ऊपर है और कौन क्या कर रहा है। और ये सारी बातें हम लोगों ने देख ली हैं अभी अभी जो लोकसभा का चुनाव बीता है। राहुल लाल जी, क्या लगता है आपको? हमारे साथी बोलते हैं कि आप लोग छोड़िए ये सब बातें जो आप लोग कर रहे हैं, ये सब बातें करके कुछ नहीं मिलने वाला। ईवीएम की बात कीजिए, चुनाव आयोग की बात कीजिए। चलिए चुनाव आयोग और ईवीएम की बात करते हैं। आज अपने साथियों की बात सुन लेते हैं। आज हम हिमंता विश्व शर्मा, आज हम हेमंत सोरेन, आज किसी भी पार्टी की बात नहीं करेंगे, आज चुनाव आयोग की बात करते हैं। चलिए आपसे इस चर्चा को दूसरी दिशा में लेके चलते हैं। जयशंकर जी ने अपनी पूरी बात रख दी, लगभग 20 मिनट जयशंकर जी बोले हैं और सब कुछ उन्होंने रख दिया है। अब आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग की बात करेंगे अभी। और राहुल लाल जी राहुल लाल जी, चुनाव आयोग क्या चाहता है भाई? चुनाव करवाना चाहता है या नहीं चाहता है? राहुल लाल जी देखिए, ये बात तो दर्शक सही समझता है कि चुनाव आयोग चुनाव कराना नहीं चाहता। वो किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला देना चाहता है कि बीजेपी जीत जाए, वो उसको बीजेपी को जीत का सर्टिफिकेट प्रदान कर दे। ये तो हमारी डेमोक्रेसी की जड़ें इतनी गहरी है कि उनको एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ रहा है और तमाम तरह की चीजें, बाधाओं को उनको सामना करना पड़ रहा है, तो इसलिए वो चुनाव भी कराएंगे और तमाम तरह की चीजें। और जो जहां पे चुनाव हो रहा है राजीव जी, चाहे वो झारखंड का चुनाव हो या महाराष्ट्र का चुनाव हो, इन दोनों जगहों पे जनता ये चीज जान रही है। चुनाव आयोग के लिए, जो राजीव जी के लिए, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, चुनाव आयोग जो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव जी, वो उनके लिए चुनौती है कि अब जनता भी जागरूक हो गई है कि ईवीएम मशीन पे, जो यहाँ पे हम लोगों के दर्शक लिख रहे हैं कि भाई ईवीएम में कहीं कहीं कुछ परेशानी ना हो जाए, वो वहां पे घोटाला ना हो जाए, ये एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता इसके लिए गंभीर है, झारखंड के भीतर भी और महाराष्ट्र के भीतर भी। ये सबों को पता है। आज हिमंता विश्व शर्मा झारखंड में जिस तरह से वो भाषण दे रहे हैं, झारखंड के गठन के अगले वर्ष 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे, और झारखंड के इन 25 वर्षों में झारखंड ने कभी भी इतना घटिया चुनाव प्रचार कभी नहीं देखा होगा राजीव जी। तो स्पष्ट है कि जो तमाम लोग बोल रहे हैं कि चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग का जो काम होना चाहिए, वो उन अपेक्षाओं पर बिल्कुल ही खरा नहीं उतरा। और वो हम लोग अभी विधानसभा चुनाव में क्या बात करें, लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देख लिया, तो प्रधानमंत्री जी के लिए नोटिस किसे भेजा जा रहा था? जेपी नड्डा जी को नोटिस भेजा जा रहा था। तो एक दौर हम लोगों ने चुनाव आयोग का वो भी दौर देखा है जब चुनाव आयोग में केवल एक फैक्स कर दिया जाता था, और उस फैक्स के सूचना को जब चुनाव आयोग अपना तामील करता था, और चुनाव जो है कि वो किसी दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव कैंसिल हो जाता था राजीव जी। चुनाव आयोग को थोड़ा भी लगता था कि चुनाव में थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी की कुछ गुंजाइश भी दिख रही है, कुछ लोगों की शिकायतें आ गई है, कोई नहीं तो फिर से चुनाव करा लिया जाए वहां पे। तो एक दौर चुनाव आयोग का वो दौर था जिसमें चुनाव आयोग विश्वास, भरोसा को जिताने के लिए काफी बेहद प्रयत्नशील दिखता था। लेकिन जो इस प्रकार की संस्थाएं, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि वो केवल न्याय प्रदान करे नहीं, वो न्याय संगत दिखे भी। लेकिन राजीव जी का जो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें तो न्याय संगत दिखने का नाटक भी, स्वांग भी रचने का प्रयास नहीं करते हैं। वो विपक्ष के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो इक्वल प्लेटफॉर्म तो देने का कोई मतलब नहीं है। और जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि यहाँ पे चुनाव आयुक्त, केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, और जो हम बड़े उद्योग जगत के लोग हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें, अडानी जी का बड़ा सा निवेश है यहाँ पे झारखंड में भी, और जिस तरह से उन्होंने गोड्डा में पावर प्लांट बनाया हुआ था, वहां पे आदिवासियों के ऊपर जिस प्रकार के जुर्मों सितम उस समय हुए थे, रघुवर दास की सरकार थी वहां पे उस समय, वो घटना लोगों ने भूला नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा है छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से उनके लिए पूरा का पूरा जंगल ही समाप्त कर दिया गया।
तो वो उनके अलग अलग उनके निहित स्वार्थ है, लेकिन वहां की जनता जान रही है। आज जब ये चीजें कही जाती है, जल जंगल जमीन के मामले को भारतीय जनता पार्टी उठा रही है झारखंड में, तो झारखंड के लोगों को पता है कि अगर सबसे बड़े इन मामलों के ऊपर किसी ने डाका डाला है, उनके अधिकारों के ऊपर, वो डाका किसने डाला है? वो यही सरकार है जो डाका डाल रही है महाराष्ट्र में। तो लोगों को खुलकर पता है कि उनके सारे अधिकार तो छीन के सारे चीजें जो है वो गुजरात पहुंचाई जा रही है। तो यह समस्या अगर हम लोग देखें तो दोनों जगह केंद्र सरकार ही एक तरह से बनी हुई है, मुख्य विपक्ष की भूमिका में वही खड़ी है। जहां वो सत्ता में है वहां पे भी वही खड़ी है, जहां वो विपक्ष में वहां पे भी वही खड़ी है। राजीव जी, एक अजीबोगरीब स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी जो है, हमें लग रहा है कि देखिए, जो आपका मुख्य सवाल था कि जो चुनाव आयुक्त है वो पूरा प्रयास करेगा बीजेपी को जिताने का, लेकिन जनता जो है, मैं मानता हूं कि इसमें सबसे बड़ी शक्ति जनता की शक्ति है, और जनता की शक्ति बड़ी मजबूती के साथ एक तरह से दोनों जगह पर हम लोग कह रहे हैं इंडिया अलायंस के साथ खड़ी है, वो झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी। झारखंड में 2-3 मुद्दों को खाली मैं संक्षेप में लूंगा, फिर महाराष्ट्र में भी आऊंगा। राजीव जी, देखिए, झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा क्या ले रहे हैं? हेमंता बिस्वा शर्मा नफरत का मामला ले रहे हैं। बीजेपी के कई लोगों से मेरी बातचीत हुई और वो लोग कह रहे हैं कि जो चुनाव कैंपेन हम लोग का कुछ गति दिशा में जा भी रहा था, हेमंता बिस्वा शर्मा लग रहा है पूरा चुनाव में हम लोग का जो है कि लुटिया डुबा के ही जाएंगे। तो अगर ये बीजेपी के लोगों को ऑन ग्राउंड रिपोर्ट है कि स्थितियां उनके लिए और खराब कर दी है हेमंता बिस्वा शर्मा ने। देखिए, अगर हम लोग आदिवासी संस्कृति को देखें, उनका देखिए, आदिवासी वहां पे ईसाई के रूप में भी कन्वर्टेड है, आदिवासी हिंदू रूप में भी है, तो वो अलग अलग रूपों में है, लेकिन कहीं पे कोई धार्मिक भेदभाव की स्थिति नहीं। संथाल परगना क्षेत्र में जहां पे कि एक बड़ा सा घुसपैठियों का मामला बनाया जा रहा है, अमित शाह ने आज बड़ा जोरदार हमला किया कि एक एक घुसपैठियों को पकड़े हुए हैं। तो आप अगर पूरा संथाल परगना के क्षेत्र में चले जाए, आपको ये मुद्दा कहीं जमीन पर बनता हुआ नहीं दिखेगा। भाई जमीन पर राहुल लाल जी, ये घुसपैठिए कौन ला रहा है? दूसरी बात है, ये झारखंड क्या बांग्लादेश से सटा हुआ है? सीमा लगती है क्या झारखंड की बांग्लादेश से? राजीव जी, कुछ भी बोलते हैं हम लोग, कुछ भी उस पर बात करने लगते हैं। ये बेवकूफ बना रहे हैं, हमारा आपका समय भी बर्बाद कर रहे हैं। ये मूर्ख लोग हैं, ये मूर्ख लोग हैं। झारखंड की जनता को मूर्ख समझते हैं, लेकिन झारखंड की जनता मूर्ख नहीं है। राहुल लाल राजीव जी, बिल्कुल आपने सही सवाल किया, और यही सवाल आज भारतीय जनता पार्टी से झारखंड की जनता पूछ रही है कि भाई सीमा की सुरक्षा की गारंटी किसकी करनी है? अगर सीमा पर सुरक्षा की गारंटी लेनी है तो वो केंद्र सरकार का काम है, यानी अगर आपका बीएसएफ काम नहीं कर रहा है तो वो कैसे गड़बड़ी हो रही है? फिर झारखंड की तो सीमा ही नहीं लग रही है, सीमा पश्चिम बंगाल की लग रही है, तो फिर वो आप बॉर्डर मैनेजमेंट कौन करेगा? बॉर्डर मैनेजमेंट की क्या स्टेट गवर्नमेंट आके करना शुरू कर देंगे? भाई आपको पकड़ना पकड़िए ना घुसपैठियों की सीमा पर जाके। और देश के भीतर भी घुसपैठियों की संख्या क्या है? पूरा मामला बड़ा उन्होंने पेचीदा मामला बना के रांची हाईकोर्ट पर भी ये मामले चले, कोई आंकड़ा नहीं रख पाया। राजीव जी, रांची के हाईकोर्ट में भी कोई आंकड़ा नहीं दे पाया कि घुसपैठी है कितने। तो जो आपने कहा, पूरा का पूरा एक फर्जी मामला लेके बना के बैठे हुए, जनता बड़ी खूबसूरती के साथ समझ रही है फर्जी मामला है ये, नंबर 1। नंबर 2, देखिए 27% इन्होंने आरक्षण का वादा किया है। आज के घोषणा पत्र में देखिए जो 150 का इनका लंबा चौड़ा दावा पत्र है, जबकि राज्य सरकार ने जब इसे करने का प्रयास किया है तो उसको एक तरह से कहीं कहीं राज्यपाल महोदय ने लटका दिया पूरे मामले। तो अगर सत्तारूढ़ पार्टी ओबीसी को वो चीज देना चाहती है तो आप उसको देने नहीं दे रहे हैं, और आप उसकी घोषणा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम पेपर लीक के मामले में हम जो लोग पेपर लीक करेंगे उन्हें हम उल्टा पकड़ के लटका देंगे। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, पेपर लीक के सबसे बड़ा केंद्र कोई बना हुआ है उत्तर प्रदेश में, 25 से 30 पेपर सीधे लीक हुए हैं, इसमें उल्टा पकड़ के लटकाया गया है। तो इसलिए झारखंड में किसी मुद्दे पे ये जमीन पे नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के मामले पे अच्छी मैं कहता हूं कि वहां पे मैं इस बात से बड़ा सहमत हूं। मोदी जी बोलते हैं ना, झूठ बोलो, वो कुछ ऐसा वो भाषण दे रहे थे एक बार, झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, तो ये वही उल्टा हो रहा है। झूठ बोलो, जितना झूठ बोल सकते हो बोलो। ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं हम भी, आप भी सब समझ रहे हैं, हम लोग इस पे बातें कर रहे हैं, और इतनी बातें हम लोग कर लिए हैं कि अब ये खुद भी मुझे भी लगता है कई बार अपच वाली स्थिति हो गई है कि क्या करें। सामने जो सत्तारूढ़ दल है, केंद्र की बात कर रहा हूं, या जो सत्ता पर काबिज होना चाहता है, जो दल यहाँ झारखंड में
और आज के इस घोषणा पत्र के बाद से जो परिस्थितियां दिख रही हैं और वहां पर जो बातें आज हो रही थी, अमित शाह जी जो बातें कर रहे थे, उनके साथी सहयोगी जो बातें करते आए हैं, चुनावी मंच पे एक हिमंता विश्व शर्मा का भाषण आपने सुन लिया, ये सारी चीजें वो साफ दिखाई देती हैं कि जनता को आपने महामूर्ख समझ रखा है। आप सोचते हैं कि हम जो कहेंगे ये सब कुछ वैसा ही समझेंगे। आपने 2014 में बोला 15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे, जनता ने मान लिया। आपने कहा करप्शन हम खत्म कर देंगे, जनता ने मान लिया। आपने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, आपने मान लिया। आपने कहा डॉलर की कीमत हम आधी कर देंगे, जनता ने मान लिया। आपने कहा कि पेट्रोल की कीमत आधी कर देंगे, जनता ने मान लिया। उसके बाद कीमत बढ़ने लगी तो फिर आपके ही भक्तगण कहने लगे कि 500 रुपए क्या 5000 रुपए लीटर भी हो जाएगा तो हम लेंगे, क्योंकि उससे देश का भला होगा। जब ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं तो फिर छोड़ दीजिए, फिर रहने दीजिए। इसके बाद तो बहस करने के लिए कुछ बचता नहीं है ना। संजय कुमार सिंह साहब, आपके पास आता हूं, आपके पास आऊंगा। राहुल लाल जी, इस पे चर्चा करेंगे। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा समय की भी कमी है, इसलिए मैनेज करना पड़ता है टाइम को भी, इसलिए रोक रहा हूं। संजय जी, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि चुनाव आयोग क्या करता है। भाई, हम चुनाव आयोग की बात क्यों ना करें? हम चुनाव आयोग को सीधे कटघरे में खड़ा क्यों ना करें? स्वायत्त संस्था है तो है, लेकिन चुनाव में धांधलियां अगर दिखाई देती हैं, अगर ऐसी बातें सामने आती हैं और चुनाव आयोग पल्ला झाड़ लेता है, अगर 20 सीटों पर पुनर्मतदान की बात, उसकी मांग और उसकी जांच की मांग अगर कांग्रेस पार्टी करती है, चुनाव आयोग मर्यादा का पालन करने की बात करता है कांग्रेस पार्टी से, कहता है कि आप मिथ्या वाचन कर रहे हैं, आप गलत जानकारी दे रहे हैं, तो फिर इस पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए? संजय कुमार जी, अब इसलिए नहीं होनी चाहिए कि चुनाव आयोग इसी के लिए ऐसे लोगों को चुनकर बनाया गया है बाकायदा। जो हम लोगों ने देखा कि एक चुनाव आयोग ने इस्तीफा दे दिया और उनका इस्तीफा अचानक मंजूर हो गया। किसी भी नौकरी में नोटिस पीरियड की, अरे भाई, यहाँ अभी लोकतंत्र है, ये तानाशाही युग में हम नहीं हैं, लोकतंत्र में हैं। ये नॉर्थ कोरिया अभी नहीं बना। जिस दिन घोषित हो जाएगा उस दिन हम भी बोलना छोड़ देंगे, उस दिन न्यूज पॉइंट करना छोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे? फिर गुणगान ही करना होगा। उसी लाइन पे हम जा रहे हैं, बिल्कुल उसी लाइन पे हम जा रहे हैं और बाकायदा यही काम हुआ है। मतलब चुनाव आयोग की बात करें तो जब 2010 में जब ईवीएम की शुरुआत हुई तो बीजेपी उसके विरोध में थी। 2 किताबें ही नहीं, बाकी आंदोलन प्रदर्शन भी उनका है। 2 किताबें में उसका प्रीफेस लिखा था लालकृष्ण आडवाणी ने, और उसमें संदेश दिया हुआ है चंद्रबाबू नायडू का, और चंद्रबाबू नायडू अभी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो बीजेपी से अलग नहीं है, मतलब भले अभी सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन वो बीजेपी से अलग नहीं है तब से, 2010 से। तो अगर इन सब लोगों ने मिलकर ईवीएम का विरोध किया था जब सत्ता में नहीं थे और सत्ता में आते ही पलट गए, तो बात साफ साफ क्लियर है। और जो भी ईवीएम को प्रूव कर दिया कि वो हैक किया जा सकता, हैक एक्चुअली टेक्निकली सही शब्द नहीं है, ईवीएम से छेड़छाड़ होती है और उसको आप इस तरह से सेट कर सकते हैं कि वोट जो है 20% तक मैक्सिमम किसी खास पार्टी को जाए। तो ये पहले ही सेट किया जा सकता है। और दूसरी गड़बड़ी ईवीएम से ये हो सकती है कि आप पूरा का पूरा ईवीएम बदल दें। ये सबको पता है कि 20 लाख ईवीएम गायब हैं, जो बनाने वालों ने कहा कि हमने बना के दे दिया, चुनाव आयोग को मिला नहीं है। और चुनाव आयोग ने ही कहा है कि एक साथ चुनाव कराने के लिए उसको 30 लाख ईवीएम की जरूरत है। तो जितने ईवीएम गायब हैं उस ईवीएम से पूरे हिंदुस्तान का चुनाव एक साथ हो सकता है लगभग, और जब 2-4 राज्यों का चुनाव तो हो ही सकता है। तो अगर सारा ईवीएम भी बदल जाता हो तो हम नहीं जानते हैं, स्थिति ये है। और उसमें ये कहना कि चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष जरा सा भी होगा तो गड़बड़ी हो ही नहीं सकती है। जैसा मैंने कहा कि ईवीएम को पहले ही सेट किया जा सकता है, तो वो जाहिर है मिलीभगत से होगा, या तो कोई पैसे देके करवाएगा, या मिलीभगत से कराएगा, या हिंदुत्व की रक्षा के लिए करेगा। तो अगर ये सेटिंग पहले हो जाती है तो रिजल्ट उसी से डिपेंड करेगा। और मैंने अभी तक ईवीएम पे जितना पढ़ा है, मैं 10 दिन से ईवीएम ही पढ़ रहा हूं, तो मुझे ये निकल के आया है कि ईवीएम कितना सेट कर पाते हैं आप, कहां कितने बूथ में आपके कितने लोग हैं जो ईवीएम आपको सेट करने देते हैं, रिजल्ट उससे आता है। वोट किस पे पड़ता है, किसको कितना जाता है, उससे रिजल्ट नहीं आता है। और इसीलिए लोकसभा चुनाव में जब सीटें कम हुई तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने पूछा कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से यही कहा था कि ईवीएम सेट हो सकता
तो हम हारते, इतनी सीटें कम होती, लेकिन वो सीटें इसलिए कम हुई कि आप ईवीएम सेट नहीं कर पाए। और रिजल्ट ये है जो सबको पता है कि कहां कहां कितने वोट नहीं गिने गए, उससे 70-75 सीटें इनके और कम हो जाती। और चंद्रबाबू नायडू जैसे सपोर्टर मिल गए इनको, या नीतीश कुमार जैसे सपोर्टर मिल गए तो सरकार बन गई। तो पूरा मामला ईवीएम पे ही निर्भर है और कुछ नहीं है। ये लोग जो भाषण दे रहे हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने कहा कि मूर्खतापूर्ण है, और मूर्खतापूर्ण भाषणों के जरिए ये साबित किया जा चुका है कि वोटर ही ऐसा है। कुछ लोग जो है जानबूझकर सपोर्ट करते हैं कि हाँ वोटर ही ऐसा है, और बाकी ये लोग जानबूझकर ऐसा भाषण देते हैं जिससे हम आप ये मान लें कि वोटर ही ऐसा है, ईवीएम गड़बड़ नहीं करता है। असल में गड़बड़ ईवीएम से होती है, बनाया ये जा रहा है या नैरेटिव ये सेट किया जा रहा है कि वोटर ही ऐसा है, वो हमें वोट दे रहा है, और उसके लिए हिंदू मुसलमान से लेकर के सब कुछ किया जा रहा है। आज सोशल मीडिया पे एक वीडियो ये भी घूम रहा है कि हेमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि चुनाव आयोग अगर तुम्हारी हिम्मत है तो कार्रवाई कर लो। अब ऐसी व्यवस्था में चुनाव आयोग क्या करेगा और क्या कर रहा होगा सबको पता है। तो जो हो रहा है वो सारा कुछ ईवीएम से हो रहा है, और हम लोग रिजल्ट का भले इंतजार करते हैं, लेकिन रिजल्ट ये बताता है कि ईवीएम कितना सेट हो पाया, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। और जब ईवीएम पूरा सेट हो जाए, हरियाणा में जैसे हम सब लोग जानते हैं कि हरियाणा में बीजेपी ने लगभग हार मान ली थी, और नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक लोगों ने प्रचार करना छोड़ दिया था, लेकिन चूंकि वहां सरकार उनकी थी इसलिए सरकार सेट कर पाई और इसलिए जीत गए। उसमें ईवीएम 100% बदल बिल्कुल नहीं, आपकी बात सही है, आपकी संजय जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। आज इनकी सरकार है तो इनको ईवीएम बड़ा अच्छा लग रहा है, और जब इनकी सरकार नहीं थी तो 2009 में क्यों गए थे जी, 2010 में क्यों चिट्ठी लिख दिए, क्यों आप पैदल मार्च किए, क्यों इतनी मोटी किताब आपने लिख दी? ये सब तो बीजेपी के नेताओं ने किया था ना। ये लाल कृष्ण आडवाणी जी गए थे ना, जीवीएल नरसिम्हा राव ने किताब लिखी थी ना। तो ये सारी चीजें बीजेपी के भक्तों को भी याद रखना चाहिए कि आखिर गड़बड़ी थी तब तो। अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती तो वीवीपैट क्यों आता, वीवीपैट क्यों लाया गया? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वीवीपैट लाया गया, क्यों लाया गया? गड़बड़ी नहीं थी तो आ जाता। तो बहुत सारी चीजें हैं और इसमें सुधार की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया चुनाव के वक्त, ऐन चुनाव के वक्त इस पर सुनवाई हुई। संजीव खन्ना की बेंच थी, जस्टिस संजीव खन्ना और दत्ता साहब की बेंच थी। जस्टिस संजीव खन्ना अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं। 11 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे वो। 10 तारीख तक डीवाई चंद्रचूड़ हैं। आप जानते हैं इसी नवंबर का महीना, अगले 7 दिनों में सब कुछ बदलने जा रहा है। और लेकिन इन लोगों ने ये भी कहा कि समय बहुत कम है, और उस समय इन्होंने जो डायरेक्टिव दी थी, जो फैसले सुनाए थे, उस पर कितना अमल हुआ? कहा तो गया था कि आप चाहें तो उसको रिकॉल कर सकते हैं, रिकाउंटिंग करवा सकते हैं। चुनाव आयोग कितनी रिकाउंटिंग करवा रहा है, कितने पैसे ले रहा है? बहुत सारे सवाल हैं, भक्तों को समझ में बात नहीं आएगी, इसलिए भक्तों को छोड़ दीजिए यहां। लेकिन एक हम और आप, हम लोग पढ़े लिखे लोग, हम लोग समझदार लोग हैं, और हम जानते हैं कि कहां गड़बड़ी हो रही है और कहां ये धांधलियां हो रही हैं जिनको छुपाने की कोशिश हो रही है। और आज हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि इस देश में अभी हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र जिंदा है, इसलिए बोलेंगे। जरा आना चाहता हूं जल्दी से, इस पे बात करेंगे, जल्दी से आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी। और न सिर्फ ईवीएम बल्कि हिमंता विश्व शर्मा जैसे लोगों की गलत बयानी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत बयानी है। कल से फिर सुनेंगे हम उसी झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा से लेकर तमाम लोगों की बातें हम सुनेंगे, चूंकि आप वहां से, आपका बचपन गुजरा है प्रेम कुमार जी, और बहुत कुछ आप जानते हैं झारखंड को लेकर, इसलिए भी आपसे झारखंड के बारे में बात। और सबसे बड़ी चीज कि आखिर इस पे चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? राजीव कुमार कर क्या रहे हैं सिर्फ शेरो शायरी सुनाने के अलावा? भाई आपसे जब सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब तो दीजिए। आपने इस ढंग से एक पार्टी को खारिज कर दिया कि यहां कुछ भी नहीं है, आप अपनी मर्यादा का पालन कीजिए। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए प्रेम कुमार जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। क्षमा कीजिए राजीव जी, ये सवाल तो निश्चित रूप से बना रहना चाहिए और चलते रहना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा संघर्ष है और एजेंसी के खिलाफ अदालत में प्रॉपर ढंग से कैसे बात की जाए, राजनीतिक रूप से भी मुकाबला करना, लेकिन राजनीतिक मैदान को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। इस बात को हमें समझना पड़ेगा, और यही कारण है कि लोकतंत्र जो है उसमें ही उपचार खोजने की जो हमारे पास में एक है, व्यवस्था नहीं बोलेंगे, गरज है।
तो इस गरज को हम समझते हुए आगे बढ़े। अब देखिए, इलेक्शन कैंपेन को हम छोड़ नहीं सकते, और आप देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक ट्वीट किया था थोड़ी देर पहले, जिसमें अमित शाह के सवालों का उन्होंने जवाब दिया। छोटा सा मैं पढ़कर जल्दी से सुनाता हूं। बांग्लादेश के साथ भाजपा ने सेटिंग कर रखी है। पहले उनके पूर्व प्रधानमंत्री को देश में शरण देता है और आरोप झारखंड पर लगाता है। झारखंड की बिजली बांग्लादेश को जाती है, झारखंड को धुआं मिलता है, और आरोप भी झारखंड पर लगाते हैं। या खुद बोलते हैं बांग्लादेशी घुसपैठ इनके राज्य से होती है, और आरोप झारखंड पर लगाते हैं। बहरूपिया हैं लोग भाजपा वाले। ये बहुत तरीके से जवाब दिया गया है। देखिए, बांग्लादेश से अगर घुसपैठिए हिंदुस्तान में आए तब वहां कौन सत्ता में थी? यही तो जिनको आपने शरण दे रखा है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण दे रखा है, उन्हीं के समय तो घुसपैठिए आए, और आप उनको शरण दे रखे हैं। आपके राज्य से होकर के आए, आपके गृह मंत्री होते हुए रह करके आए, और आरोप आप झारखंड पर लगा रहे हैं। ये जो बात है, बहुत सामान्य भाषा में हेमंत सोरेन ने समझा दिया है कि घुसपैठ के लिए कौन जिम्मेदार है। जो भी घुसपैठ हुआ उसमें झारखंड की जनता, झारखंड के आदिवासी लोगों का, वहां की सरकार का कोई उसमें योगदान नहीं है कि आप इल्जाम लगा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात ये। दूसरी बात ये, झारखंड के लोग समझ भी रहे हैं। अभी जो 2-3 घटनाएं घटी हैं, खास करके कल्पना सोरेन का जो तेजस्वी नेतृत्व दिखा है, ओजस्वी भाषण दिखा है, उसके कारण उनके इलाके से आप देखिए, वो जयराम महतो जी की जो पार्टी है, जिनका दावा है कि महतो वोटर्स में उनकी पकड़ है, उनके जो पार्टी के बड़े यानी वाइस प्रेसिडेंट थे संभवतः, वो रिजवान उनकी पार्टी छोड़ के कल्पना सोरेन के पक्ष में चुनाव मैदान में बैठ गए। और ये बहुत बड़ी घटना है, उस इलाके की बड़ी घटना है। इसी तरह अभी आप चला रहे हैं कि जेएमएम के बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट वो पासवान भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में आ गए। इससे पहले रीतलाल वर्मा जी सांसद हुआ करते थे बीजेपी के, उनके बेटे वो भी जेएमएम में आ गए, और क्या कहते हुए आए कि हम तो अपने पिताजी के ने जिस तरह से आडवाणी वाजपेयी के युग में उन्होंने काम किया, बीजेपी को बनाया, उस बीजेपी के लिए हम काम करना चाहते थे, लेकिन वो बीजेपी अब ये रही नहीं, और हम इसीलिए उस पार्टी से छोड़कर आते। ये जो बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, बड़े बड़े नेता जिसका आधार जनाधार रहा, और वो लोग कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन के साथ में जुड़ रहे हैं, तो ये झारखंड में घट रही घटना का एक प्रमाण है। वहां राजनीतिक झुकाव किधर है उसका प्रमाण है। इसको देखते हुए झारखंड की फिजा में विष घोलने का जो प्रयास हो रहा है, वहां पर चूंकि राजनीतिक शक्ति मजबूत है, इसलिए वो विष घोल नहीं पा रहे हैं। उल्टे उनके लोग उनसे टूटकर दूर जा रहे हैं। ये बात समझिए। हम दूर से ही नहीं, झारखंड की जमीन से इस बात को समझते हैं कि झारखंड में आज राजनीतिक रूप से बीजेपी, जेएमएम और कांग्रेस के साझा गठबंधन का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। उनको विनोद बिहारी महतो के लिए मूर्ति बनाने की बात कहनी पड़ रही है। कामरेड की मूर्ति लगाइए, वेलकम है भारतीय जनता पार्टी का। कामरेड की मूर्ति आप लगाने का ऐलान कर रहे हैं, इसका मतलब है वैचारिक धरातल पर भी आप खसक गए हैं। दूसरी तरफ आप कहते हैं अर्बन नक्सल, इन्हीं कॉमरेडों को अर्बन नक्सल कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूं, वैचारिक स्तर पर भी जब आप कामरेड की मूर्ति लगाने की बात करने लगे, जो त्रिपुरा में ये लेनिन की मूर्ति गिरा रहे थे, वो विनोद बिहारी महतो की मूर्ति लगाएंगे झारखंड में। ये वैचारिक रूप से उनका खसक जाना, खिसक जाना, जो बोलना है बोल लीजिए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि झारखंड की फिजा में चाहे अमित शाह हो, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, ये जितना भी घोलने का, विष घोलने का प्रयास करें, वो दाल गलती नजर नहीं आ रही। इसके अलावा अगर थोड़ी बहुत घोषणा की भी बात कर लें, उनकी पार्टी की जो घोषणा पत्र है, जो घोषणा इन्होंने अमित शाह ने की 2 दिन पहले ये बीजेपी के बाबूलाल सोरेन जी कर चुके थे। बाबूलाल सोरेन जी की घोषित की गई घोषणा को इन्होंने घोषणा पत्र में बताया है, और उसमें जो बातें बताई हैं, कोई ऐसी बात नहीं है जो कि आकर्षित करे लोगों को, जिसकी वजह से आपको वोट दिया जाए।
झारखंड के लोगों को पहले से सम्मान निधि मिल रहा है, चाहे महिलाओं को। ये आप थोड़ा अमाउंट बढ़ा रहे हैं, हेमंत सोरेन 2500 रुपए देने का ऐलान कर चुके हैं, आप 2100 देने की बात कर रहे हैं। आप घोषणा करने में भी पीछे हैं जेएमएम से, ये हम देख रहे हैं। तो घोषणा पत्र में भी बीजेपी जो है वो आगे बढ़ती नजर नहीं आ रही है। कोई ठोस घोषणा, रोजगार देने की बात पर कौन भरोसा करेगा बीजेपी पर? अरे आप पूरे देश में आपने रोजगार नहीं दिया, हर प्रदेश से रोजगार छीन लिया, आप झारखंड में रोजगार दे देंगे। जब आप थे तब आपने कितना रोजगार दिया? या फिर जो पेपर लीक की जांच का सवाल है, पेपर लीक तो सूरत में हुआ, जो लोग पकड़े गए सबने बताया कि उसमें भाजपा के लोग पाए गए, झारखंड में भी। और सबसे बड़ी बात प्रेम कुमार जी, इसमें एक बात और जोड़ दूं, जब सरकार बनाने की नौबत आई तो आपने आदिवासी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, आपने रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया। ये बीजेपी हमेशा से इस बात का विरोध करती रही कि आदिवासियों के लिए राज्य होना चाहिए, इसका हमेशा विरोध करती रही। इसलिए वो झारखंड न बोल करके बनांचल बोला करती थी बाद में, लेकिन उसको कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हुआ। झारखंड राज्य बना। मुख्यमंत्री के तौर पर जेएमएम ने भी कभी इस पर जोर नहीं दिया कि आदिवासी ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन चूंकि उनकी सोच रही कि सबको साथ लेके चलना है, इस तरह की सोच। लेकिन एक टोकन के तौर पर भी आदिवासियों के लिए जब अलग राज्य का आंदोलन चला, उस आंदोलन को गैर आदिवासियों ने नहीं चलाया था, आदिवासियों ने चलाया था, गैर आदिवासियों ने साथ दिया था। तो उसके बावजूद उनको देना चाहिए था टोकन के तौर पर भी। तो बाबूलाल मरांडी के साथ क्या हुआ सब हम लोग जानते हैं, उनको टिकने ही नहीं दिया गया और सारा सब कुछ इतिहास सामने है। तो आदिवासियों के बीच में बीजेपी की एक्सेप्टेबिलिटी न पहले कभी हो पाई न आज है, ये एक बात है। और गैर आदिवासियों में भी जो करप्शन का युग लोगों ने देखा है, वो लोग जानते हैं कि बीजेपी की सरकार में कितना करप्शन है। जिस दिन बीजेपी की रघुवर दास, उनके आसपास के साथी के लोगों की संपत्ति की जांच हो जाएगी, पता चल जाएगा कि एक टिस्को में काम करने वाले रघुवर दास आज सैकड़ों करोड़ की संपत्ति के मालिक कैसे हो गए। भाई ऐसी कौन सी कमाई का जरिया आपने ढूंढ लिया या सैकड़ों करोड़ रुपए हो गए आप? चलिए, अभी तो वो राज्यपाल हैं, अभी वो सुरक्षा कवच में घिरे हुए हैं। राज्यपाल महोदय ओडिशा के राज्यपाल हैं, आप जानते हैं, सुरक्षा कवच में घिरे हुए हैं। और लेकिन अपनी बहू के प्रचार में आए थे। उनकी बहू जो हैं वो छत्तीसगढ़ की हैं, आपको शायद आप लोगों को पता होगा। जी, जल्दी से फिर अमलेंदु जी के पास अभी तक नहीं आया हूँ, नहीं तो अमलेंदु जी बोलेंगे कि देखो मौका नहीं दे रहे हो। जरूर जी जी, आप कुछ जोड़ रहे थे, प्लीज जोड़ लीजिए प्रेम कुमार जी। फिर हम बस एक लाइन बोल रहा था कि जब राज्यपाल के रहते हुए उन्होंने कहा कि मैं छुट्टी लेकर आऊंगा और बहू के लिए चुनाव प्रचार करूंगा, तो सभी पढ़े लिखे लोगों का माथा घूम गया कि ये राज्यपाल छुट्टी भी लेता है चुनाव प्रचार करने के लिए अपनी बहू का। ऐसा तो राज्यपाल हिंदुस्तान में कोई हुआ ही नहीं। कि बस यही याद दिला रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु जी के दोस्त साथी बहुत हैं जो नाराज हो जाते हैं, मेरे से नाराज रहते हैं कि मैं मौका नहीं देता हूं। अमलेंदु जी, सबकी बातें आप सुन रहे थे, एक नहीं दो बार सुन लिए, कुछ हमारे साथियों की, सिर्फ प्रेम कुमार जी की बात 2 बार सुन लिया आप, और बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है। लेकिन चर्चा, जैसे पहले मैं कह चुका हूँ, चर्चा करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग की और चुनाव की पूरी पद्धति, जिसमें वोटर लिस्ट से लेकर ईवीएम तक, जिस पर हमारे साथी संजय कुमार जी पिछले 10 दिनों से रिसर्च कर रहे हैं। इनका रिसर्च पेपर आएगा तो दोस्तों आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ये कह रहे थे कि ईवीएम और कैसे धांधली और इन चीज़ों की पोल खुलनी चाहिए और इस पर चर्चा होनी चाहिए। अमलेंदु जी, ये चुनाव फिर ऐसे ही होगा जैसे कहते हैं लोग, 23 तारीख को आप लोग बैठ करके फिर ईवीएम का रोना रोओगे? तो अभी से रोते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं राजीव, हम लोग तो अभी से रोना रो ही रहे। 23 के बाद भी जो है, अगर मान लीजिए सरकारें बन जाती हैं दोनों राज्यों में इंडिया गठबंधन की, तब भी रोना रोया जाएगा। और बकौल अखिलेश यादव की अगर उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीत जाऊं तब भी ईवीएम पे भरोसा नहीं होगा। तो सरकार बने या ना बने या किसी की भी बने, ईवीएम पे भरोसा हो ही नहीं सकता। और ये ईवीएम पे भरोसा बीजेपी को भी नहीं है। और अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया था, यही कहा था अभिषेक मनु सिंघवी ने कि योर ऑनर, सुप्रीम कोर्ट को भी इस ईवीएम पर भरोसा नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट को ईवीएम पर भरोसा होता तो वीवीपैट की मशीनें साथ में क्यों लगाई जाती? ये अभिषेक मनु सिंघवी का तर्क था और इसको सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को माना था राजीव जी।
और वीवीपैट मशीनें जो लगाई गई थी वो भी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो हिंदुत्व के बड़े प्रचारक हैं, नरेंद्र मोदी की पार्टी के बड़े नेता हैं, मोदी जी से भी बड़े हिंदुत्ववादी हैं, उनकी याचिका पर दिया गया था जी, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर। तो यानी कि ये जो पवित्र गाय अब समझी जा रही है, ये पवित्र गाय ईवीएम नहीं है, ऐसा बीजेपी का भी मानना है, अभी भी मानना है, क्योंकि उसी की याचिका पर चीजें सब आगे चल रही हैं। तो ये तो राजनीति इस पर बना रहेगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसी तरीके से बेईमानी होती रहेगी, चुनाव आयोग इसी तरीके से आंखें मूंदे रहेगा, या भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगिक संगठन की तरीके से काम करता रहेगा, राजीव कुमार इसी तरीके से भद्दी और घटिया शायरी सुनाते रहेंगे? सवाल ये है। तो अब यह है राजीव जी की अब दूसरी तरफ से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं कि राजीव कुमार जी, आप अगर संवैधानिक संस्था में एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं तो आपको अपनी संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं मिल गया है। आपको अपने संविधान की शपथ के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, उसका पालन करना पड़ेगा, वरना कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ भी होगी। और उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने कहा है कि राजीव कुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, वो जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल चुनाव आयोग की तरफ से किया जा रहा है। तो राजीव जी, मुझे लगता है कि अब ये लड़ाई चुनाव आयोग से और जनता के बीच जो है ये अब सिमटने वाली है। चुनाव आयोग को ठीक होना पड़ेगा, कायदे से काम करना पड़ेगा, और जो उसके संवैधानिक दायित्व है, सबसे बड़ा उसका दायित्व है कि चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष और स्वतंत्र हो। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और ये उसको करना पड़ेगा, वरना अब आवाजें जनता की तरफ से उठने लगी है। जी जी, प्रशांत टंडन जी, क्या ऐसे ही चलता रहेगा? चुनाव आयोग अपनी मर्जी चलाता रहेगा, चुनाव अपने हिसाब से, उस पर जब चुनाव और चुनाव के 2-4 दिन बाद तक इस पर बातें होंगी और उसके बाद खत्म, फिर अपनी गति से आप आगे बढ़ते रहेगा चुनाव आयोग? इस ढंग से देखेंगे, या जो कह रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, उसमें दम दिखाई देता है? राजीव जी, अगला चरण यही होने वाला है। हमने, इसी देश की जनता ने अंग्रेज से सत्ता अपने हाथों में ली है, आजादी ली है, तो ज्ञापन देकर नहीं लिए। इमरजेंसी में अगर लोकतंत्र की बहाली हुई तो इंदिरा गांधी को ज्ञापन देकर नहीं लोकतंत्र की बहाली हुई, जनता ने आंदोलन किया। जब जनता अपने हाथ में लेगी, जब जनता अपने वोटों का हिसाब मांगेगी, तो वो ज्ञापन नहीं देगी मल्लिकार्जुन खड़गे की तरह, फिर वो हिसाब मांगेगी। और चुनाव आयोग को इसके प्रति संजीदा होना चाहिए कि आप जनता की भावनाओं से खेल नहीं कर सकते। चुनाव आयोग की स्थिति ये हो गई है राजीव जी कि डेनिस लिली ने एक बार बिशन सिंह बेदी से कहा था कि मुझे चंद्रशेखर और गावस्कर दे दो, दुनिया की किसी भी टीम को मैं हरा दूंगा। तो बिशन सिंह बेदी ने जवाब दिया था कि मुझे पाकिस्तान के एम्पायर दे दो, मैं दुनिया की किसी भी टीम को हरा दूंगा। ये चुनाव आयोग यही है, जिस तरीके से चुनाव वो करवाता है। आप देखिए, मतलब हंसी मजाक की बात नहीं है राजीव जी, ये हेमंत बिस्वा शर्मा जिस भाषा में बात कर रहा है, ये धज्जियां उड़ा रहा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की। और राजीव कुमार जितने खराब वो शायर है, उतने खराब वो चुनाव आयुक्त भी हैं, वो सुन रहे हैं उसको। ये बड़े शर्म की बात है कि संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग संवैधानिक मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। किस एंगल से, किस शब्दावली से, किस इंटरप्रिटेशन से ये माना जाए कि हेमंत बिस्वा शर्मा की जो भाषण जो अभी आपने सुनाया या जो चल रहा है बाकी मीडिया में भी, ये चुनाव आचार संहिता के अनुरूप है। पहला उसका वाक्य यही है आचार संहिता का कि आप धर्म के आधार पर चुनाव वोट नहीं मांगोगे। आप किसी एक धर्म विशेष के लोगों, किसी समुदाय को आप वोट के लिए कुछ आरोप नहीं लगाओगे, समुदाय को कुछ नहीं कहोगे, उकसाओगे नहीं। ये बात पहला वाक्य ये चुनाव कह रहा है। उसके बाद भी अगर चुनाव आयोग को ये नहीं दिखाई दे रहा है तो इनकी तुलना पाकिस्तानी एम्पायर से क्यों ना की जाए जी। जो दूसरी बात, हेमंत बिस्वा शर्मा
मतलब आप देखिए कि झारखंड में लुइस मरांडी हैं, मैं हेमंत सोरेन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कल्पना सोरेन की बात नहीं, और नेता है, लुइस मरांडी हैं, बेबी देवी है, जोबा मांझी है, महुआ, ये सारे लोग हैं जी, महुआ मांझी हैं। इनको आदिवासी समाज की चिंता नहीं है। असम से आए हुए ब्राह्मण नेता को बड़ी आदिवासी के वकालत बने हुए हैं, और उनसे अगर कोई पूछे कि मूर्तियां किसकी लगाओगे, बात छोड़िए, आप ये बताइए कि क्या आदिवासी समुदाय का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा अगर चुनाव जीतोगे तो? इसका वो जवाब नहीं उनके पास, क्योंकि वो नहीं बनाएंगे। और देखिए, हमारे ही एक दर्शक जो है गणेश टुडू, वो उन्होंने बड़ा एक वाजिब सवाल उठाया, जो हम लोगों ने भी जब झारखंड में थे तो इस सवाल को उठाया था कि सरना धर्म कोड जी, ये असेंबली ने पास किया हुआ है, सेंसस की कार्रवाई चल रही है। जो सेंसस होता है वो 6 धर्मों के ही का विकल्प होता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसकी, लेकिन आदिवासियों की गिनती उन्हीं 6 धर्मों के बीच में होती है। सरना जो आदिवासी धर्म है उसका एक कोड उन्होंने पास किया असेंबली में। क्या नरेंद्र मोदी के पास है? वो असेंबली ने पास कर दिया, केंद्र सरकार के पास है। आप इतने हितैषी अगर हैं आदिवासी समाज के, आप इसको लागू कर दीजिए, ये कह दीजिए कि सेंसस में ये होगा। वो नहीं करेंगे, इस बात का कमिटमेंट नहीं देंगे कि अगला मुख्यमंत्री अगर हम जीतेंगे तो आदिवासी समाज से होगा, ये कमिटमेंट नहीं देंगे। जो मुख्यमंत्री होगा वहां सबसे प्रबल दावेदार जो कौन है? वो ऋषिकांत दुबे हैं। गोड्डा से वो एमपी हैं, गोड्डा में पावर स्टेशन अडानी का, अडानी की हिमायत वो लोकसभा में करते हैं, महुआ मोर्चा को तमाम तरीके से वो शिकायतें करते हैं अडानी के मामले को लेकर। उनसे बढ़िया कैंडिडेट मोदी जी के लिए कौन होगा? तो तमाम सारे मुद्दे ये हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं ईवीएम की बात तो बहुत दूर की बात है, पहले तो छोटी सी चीज है जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है कि नहीं है, ये राजीव कुमार बताएं, और ये इस बात का स्पष्टीकरण दें कि हमने ये भाषण सुना उनका, हेमंत बिस्वा शर्मा का, और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुरूप है। तो फिर कोई बात ही नहीं, फिर बहस की बात ही नहीं है कोई। फिर तो इस देश में फिर चुनाव के नाम पे खुली छूट है गाली गलौज की, हिंसा भड़काने की, किसी भी तरीके की। जी, तो चुनाव आयोग के लिए बड़ी शर्म की बात है, संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए लोगों के लिए शर्म की बात है कि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। ये नहीं कि वो कामयाब हो जाएंगे, वो कामयाब नहीं होंगे, लेकिन ये भाषा बोल ही क्यों रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन के कान में जू क्यों नहीं रेंग रही है? जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ध्यान आ रहा है कि परसों, आज तो 3 तारीख है, परसों उधर अमेरिका में भी राष्ट्रपति का चुनाव है, और शायद डिमांड में वहाँ भी होंगे राजीव कुमार, क्योंकि ट्रंप साहब मुश्किल में हैं, इसलिए भी। और सबसे बड़ी चीज़ कि मोदी जी के जो दोस्त हैं एलन मस्क, उन्होंने ईवीएम पर भरोसा नहीं जताया है, उन्होंने ईवीएम को खारिज किया है। क्या अपने दोस्त की बात सुनेंगे नरेंद्र मोदी? ये भी सोचना चाहिए। खैर संजय जी, चुनाव आयुक्त की बात हम कर रहे हैं, चुनाव की बात करें, चुनाव सुधार की बात करें। जल्दी से एक छोटा कमेंट आपका, और फिर क्लोजिंग कमेंट के लिए जयशंकर जी के पास आता हूं। संजय जी, क्या लगता है आपको इन 2 राज्यों के चुनाव और थोड़ा बहुत इसमें सुधार की गुंजाइश दिखाई देती है आपको, या आज जो कुछ हुआ, हिमंता विश्व शर्मा पिछले दिनों लगातार जो बातें कर रहे हैं और उस पर चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठा हुआ है, तो वही हम देखेंगे जो अभी पिछले चुनाव में हुआ, वैसा ही इसी की उम्मीद की जाए? नहीं, झारखंड में मुझे नहीं लगता है कि ईवीएम की सेटिंग वैसे हो पाएगी कि ये जीत जाए। झारखंड में तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन महाराष्ट्र में जिस ढंग से सभी पार्टियों को तोड़ा गया है। क्यों नहीं होगा झारखंड में, क्यों नहीं होगा, जरा बताइए। क्योंकि सरकार उनकी है, और वहां बीजेपी इतनी मजबूत नहीं। वो तो छत्तीसगढ़ में भी सरकार थी भूपेश बघेल की। नहीं, मैं जितना समझ रहा हूं इनकी ताकत, बीजेपी की ताकत को मैं जितना समझ रहा हूं, जितना आंक रहा हूं,
जैसे आपने कहा ना कि ये चीफ मिनिस्टर बनने की बात होगी तो ये है अपना मुख्यमंत्री का नाम आपने बता दिया, तो उनकी ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो वहां सेटअप कर ले। जो झारखंड का माहौल है उसमें बीजेपी का कोई नेता और उसमें भी अपने गोड्डा के सांसद इतने कैपेबल नहीं है कि वहां के अधिकारियों से मिली भगत करके वो ये सेटिंग कर ले। लेकिन महाराष्ट्र की स्थिति अलग है, तो वहां हो सकता है। झारखंड में मुझे नहीं लगता है कि सेटिंग हो पाएगी, और वैसे अगर चुनाव ठीक हुआ तो बीजेपी कहीं नहीं है और बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है। जी, बीजेपी की स्थिति खराब है। जयशंकर जी, क्लोजिंग कमेंट और चुनाव की बात, और इसमें भी झारखंड और महाराष्ट्र, क्या फर्क दिखाई देता है दोनों राज्यों में? संजय ने बता दिया, झारखंड में सरकार है, इंडिया अलायंस की सरकार है, और महाराष्ट्र में इनकी हुई सरकार है, एनडीए की सरकार या महायुति की सरकार है। लेकिन इससे ज्यादा देखिए, जनता के मुश्किल क्या है राजीव जी, कि हम लोगों की एक मजबूरी होती है। हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो हमारे सामने जन धारणाएं होती हैं, जनता का की जो प्रतिक्रियाएं होती है उसके आधार पे हम अपनी बातें रखते हैं। अब अंदर खाने क्या खेल हो जाते हैं, क्या खेल होते हैं, इसके बारे में हम विश्वसनीय तरीके से उस ढंग से नहीं बात कर सकते हैं। भाई चुनाव आयोग की हालत आज ये हो गई है भाई, इसीलिए लोग रहते रहते बहुत सारी बातों से हम लोग असहमत होते थे, लेकिन फिर भी टीएन सेशन याद आते हैं, केजरीवाल याद आते हैं कि भाई उनके समय में जिस तरह से चुनाव होते थे, आज की तारीख में इंडिया अलायंस को शिकायत करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था हेमंत बिश्व शर्मा के भाषण को लेकर के, और तुरंत नोटिस जारी करना चाहिए या उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। ये काम तो उनको करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब जिस तरह से हरियाणा की बात हो रही है, देखिए निष्पक्ष होना जरूरी नहीं होता है, निष्पक्ष दिखना जरूरी होता है, स्वतंत्र होना जरूरी होता है, स्वतंत्र दिखना जरूरी होता है। आप अगर कांग्रेस के लोगों ने आपको अगर 20 सीटों की फहरिस्त दी और कहा कि इनकी जांच कराइए, इसमें घपला घोटाला हुआ है, तो अगर तटस्थ, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी होता हमारा चुनाव आयोग, तो राजीव कुमार उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते ठीक है, इन 20 सीटों में से कोई भी एक सीट चुन लीजिए, उस सीट की हम जांच करवा दे रहे हैं, वीवीपैट से हम मिलान करवा दे रहे हैं। इसमें कौन सी तकलीफ हो जाती भाई? तो लोग अगर मान लीजिए अगर आप जांच में अगर आप सही साबित हो जाते तो फिर विपक्ष को उतना मौका नहीं मिलता उस ढंग से बात करने का। लेकिन आप दाल में काला है, पूरी दाल काली है, इसलिए आप जांच न करवा करके आप कह रहे हैं कि साहब ये मर्यादित आचरण है। अरे भाई विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष को अगर लग रहा है कि गलत काम हुआ है, आपने गलत काम किया है, जनधारणा के या जनादेश को आपने बदलने की कोशिश की है मशीनों के जरिए, टेक्निकल जरूरत के जरिए, तो वो तो अपनी बात करेगा जी। आपकी ड्यूटी है, आपका दायित्व है, आप कोई सर्वोपरि नहीं है। संविधान में आपकी भी एक हैसियत है, ठीक है, स्वायत्त शासी है आप, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि किसी के बारे में कुछ भी कमेंट करेंगे। आप उस शिकायत को निवारण करने के लिए बताइए कि भाई हाँ आपने ये बात कही है, देखिए हम ये जांच करा रहे हैं, ये हो जा रहा है। जो आप कह रहे थे मैं वही कहने वाला था, जब एलन मस्क जैसा आदमी जो मोदी का मित्र भी है और पूरी दुनिया में आईटी क्षेत्र का उससे बड़ा आदमी तो आज की तारीख में मेरे ख्याल बिल गेट्स वगैरह जो होंगे वो होंगे जी। लेकिन वो आदमी अगर कह रहा है कि नहीं ईवीएम मैनेज की जा सकती है, तो फिर उस पर अविश्वास करने का कारण क्या हो सकता है? तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। लेकिन राजीव जी देखिए, जैसे मैं बार बार कहता हूं, हालांकि हम लोग तो मुफ्त की ही सलाह देने वाले लोग हैं, कोई सलाह उलाह तो लेता नहीं है, कुछ सोचता नहीं है। विपक्ष को, कांग्रेस को, जेएमएम को, सारे लोगों को, एनसीपी के लोगों को भी चुनाव मैनेजमेंट में बूथ मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, काउंटिंग मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जैसे बार बार होता है कि भाई ईवीएम मशीन, कौन सी ईवीएम मशीन में कितने वोट पोल हुए हैं, इसकी एक लिस्ट बनाते जाइए आप, और वो लिस्ट अपने इलेक्शन एजेंट को दे दीजिए, वो काउंटिंग एजेंट्स को दे देगा कि भाई उससे मिलान किए बगैर हम काउंटिंग नहीं होने देंगे। तो ये काम तो आपको थोड़ा ग्राउंड वर्क तो आपको भी करना पड़ेगा। हम तो ठीक है यहाँ बोल लेंगे, आप भाषण दे देंगे, राहुल गांधी चले जाएंगे, शरद पवार जी बोल देंगे, हेमंत सोरेन बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, यूसीसी की बात हो रही है, यूसीसी के बारे में, पर इतनी कंफ्यूज्ड पार्टी तो दुनिया में और कहीं मिलेगी नहीं। पहले ये सब माला जपते थे, कॉमन सिविल कोड लाएंगे, कॉमन सिविल कोड लाएंगे, अचानक कॉमन सिविल कोड गायब हो गया।
और यूसीसी आ गया, पता नहीं यूसीसी क्या है भाई, उसमें दोनों में फर्क क्या है। तो ये सारी चीजें हैं, उस पर जवाब बहुत बढ़िया हेमंत सोरेन दे रहे हैं। और आदिवासी लोग बहुत, हम लोग तो बहुत उनके बीच में जाकर के काम कर चुके हैं, देख चुके हैं, रिपोर्टिंग भी कर चुके हैं, झारखंड के सारे इलाकों में गए, कोल्हान के इलाकों में भी गए हैं। कभी उनका सांप्रदायिक सोच उस ढंग से नहीं रहा है। हालांकि उनको सांप्रदायिक आधार पे बांटने की कोशिश बहुत की जाती रही है। जनसंघ के जमाने से ही लोग उसमें जा करके लगते हैं, हजारीबाग वगैरह में जाके दंगे भी करा देते थे, तो हो जाता था वो सारा। लेकिन आदिवासियों का उस ढंग से इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है। वो एक तरह का एक समावेशी समाज है, वो लोग मिलजुल करके आपस की बात करते हैं। तो उसमें जिस तरह का काम शिबू सोरेन ने जमीन स्तर पे आदिवासियों के बीच में किया है, वो एक काम ऐसा है जो कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ जाता है, भाजपा को वहां पनपने देने वाला नहीं है। उसी तरह से महाराष्ट्र में जो विदर्भ में जो कांग्रेस की इतनी मजबूत जड़ें हैं, उन जड़ों को देखते हुए थोड़ा सा उसमें पैठ हाल के वर्षों में शिवसेना ने की थी, जैसे मैंने पहले भी कहा था एक बार कभी इसी मंच से। अब जब शिवसेना और कांग्रेस एक हो गई और कांग्रेस के साथ एनसीपी का धड़ा भी जुड़ गया जो मजबूत आधार होता था, मुझे नहीं लगता कि विदर्भ में बीजेपी कोई चुनौती देने की हैसियत में भी रह पाएगी। और जिस ढंग से बीजेपी में अंदर खाने वहां कलह मची हुई है विदर्भ के इलाके में या मराठवाड़ा के इलाके में या कोंकण के इलाके में भी जो है, तो इसका कहीं ना कहीं परिलक्षण जो है चुनाव के दिन दिखाई देने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। और चुनाव आयोग की सारी कोशिशें, अगर विपक्ष सचेत रहा, जागरूक रहा, सतर्क रहा, तो मुझे लगता है कि वो बेगम अख्तर की है ना वो गजल कि उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, तो सारी तदबीरें फेल कर जाएंगी। जनता जब उमड़ जाती है। दूसरा यह है कि प्रशांत की बात से मैं बहुत सहमत हूं कि चुनाव आयोग के खिलाफ आपको संसद से लेकर सड़क तक लड़ना पड़ेगा। जरूरत पड़ेगी तो घेराव भी करना होगा, लाठियां भी खानी होगी। अगर आपका दमखम है, अगर आप चाहते हैं कि हमारा चुनाव आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से चुनाव कराए, तो उसके लिए न सिर्फ संसद में सवाल उठानी पड़ेगी, बल्कि अशोक रोड पे उसका मुख्यालय है उसका घेराव भी करना पड़ेगा। लाठियां पड़ेंगी, आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे, वो सब करने के लिए तैयार रहना होगा। तब जाके देखिए, लोकतंत्र में संस्थाओं को सिर्फ चुनाव के जरिए ही नहीं, बल्कि जनता के बीच जाकर के जन आंदोलन करने के साथ भी नियंत्रित और सुनियोजित किया जा सकता है। ये काम विपक्ष को लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि जिस ढर्रे पे राजनीति आज चल रही है उसमें बहुत ज्यादा चुनावी राजनीति या बहुत ज्यादा उस तरह सदाशय बन करके काम नहीं चलने वाला है। उसके लिए आपको संघर्ष का रास्ता तो अख्तियार करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। संघर्ष का रास्ता जो है वो ये है कि चुनाव आयोग के का घेराव कीजिए। आप जाइए, आप चुनाव आयोग और वहां उसका घेराव कीजिए। इस विषय में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। एक जन आंदोलन छेड़ने की जरूरत है, और जन आंदोलन किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि एक निष्पक्ष चुनाव करवाने के पक्ष में आंदोलन होना चाहिए। और अगर कहीं लगता है चुनाव में कहीं धांधलियां हो रही हैं और ऐसी बातें लगातार की जा रही हैं, सिविल सोसाइटी की तरफ से की जा रही हैं और विपक्षी दलों की तरफ से की जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ अगर दिखाई देता है, गड़बड़ी है, तो निष्पक्षता का पैमाना और उस पर खरे उतरने का काम चुनाव आयोग का है। चुनाव आयुक्त खासकर राजीव कुमार को इस पर ध्यान देना चाहिए। शेर और शायरी से बाहर निकलिए और थोड़ा सा इन मसलों को भी आप गौर से देखिए और इस पर अपना जवाब दीजिए। बहुत कुछ आने वाले समय में हम लोग देखेंगे, शायद इस चुनाव के बाद बहुत कुछ होते हुए भी देखेंगे। तो इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जयशंकर जी आपका, संजय कुमार सिंह जी आपका, प्रशांत टंडन जी, प्रेम कुमार जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे राहुल लाल जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। एस जैन साहब हमारे साथ बने हुए हैं, राजा हमारे साथ हैं, सीमा खातून जी हमारे साथ हैं, आनंद राज जी हैं, धर्मेंद्र शर्मा हैं हमारे साथ में, रसिक लाल सतवारा हमारे साथ बने हुए हैं, और सुनील कुमार जी हैं। ऐसे तमाम साथी, इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा कुछ ऐसी ही खबरों के साथ, कुछ ऐसे ही पैनलिस्ट दोस्तों के साथ, और आप सबका हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। बहुत कुछ अब यहां से आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। 2 राज्यों के चुनाव और इस चुनाव पर निगाहें, नजरें सबकी टिकी हुई, साथ साथ निगाहें जो हैं वो चुनाव आयोग पर भी टिकी हुई हैं। चुनाव आयोग की पोल हम खोलते रहेंगे, उस पर चर्चा करते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।